ये गतु गगाई गिरिजा चढ़ोइया। बेबियों और सज्जनों, हम लोग बहुत घर जैसी बातें करने वाले हैं। हमारे साथ बातें करेंगी, हमारे घर आई हैं हमारी दोस्त कमाल की बायोटेक की स्टूडेंट गिरिजा ओक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और हमारे साथ है सौरभ द्विवेदी जी, जिनको आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये बहुत अच्छे डांसर और सिंगर हैं। ये डांस और सिंगिंग वाला थोड़ा सीरियसली लेकर आई थिंक लोगों को अब बता देना चाहिए कि तुम कितने अच्छे डांसर और सिंगर हो। आपको पता है, एक ज़माने में हम लोग कानपुर में रहते थे, अपनी बुआ जी के पास रह के पढ़ाई कर रहे थे। मैं प्रभु देवा के गानों पे डांस करता था। क्या बात है। थोड़ा पानी भी पी लिया जाए गाइस, जल लीजिए। ऐसे लोग हैं यार, हैं? मैं अमृता राव बन रहा हूँ, जल लीजिए। आवाज भी बदलनी पड़ेगी। जल लीजिए क्या होता है? मैं एक्टर थोड़ी हूँ जो वॉइस मॉड्यूलेशन आता हूँ। क्या मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी हो जाती है? नहीं। पूरे बचपन हमको ये चीज बताई गई है, पता नहीं क्यों। और हमारे एक भैया थे, वो उनने एक और फॉर्मूला दिया, बोले मूंगफली का छिलका हटा दो तो खांसी नहीं होती। पर जब मूंगफली में नमक लगा के बार में सर्व की जाती है, उसके बाद तो लोग पानी पीते ही चले जाते हैं, मूंगफली खाते ही चले जाते हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। क्या निकली पर्ची? हाँ, घर का छूटना। तुम्हारी नानी कहानी सुनाती थी? मेरी नानी बहुत मेरी नानी सुनाती थी, मेरी मम्मी कहानियां सुनाती थी। माँ की कहानियां इंतजार और उम्मीद की कहानियां थी। जब मैं गांव जाता हूँ और जब कोई दादा का नाम लेके बोलता है ना, माता प्रसाद लंबरदार के घर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहचान अभी भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं कि को आओ फलाने आए, तो बोले साहब, gosh, I've never cried in front of camera। जिस दिन मेरे दादाजी गुजरे, मुझे ऐसा पहली बार लगा कि अब घर नहीं है कोई। मेरी पहली गंभीर कुटाई। हमारा और हमारे पापा का ऐसा रिश्ता नहीं है, ऐसे लाड़ वाड़ वाला। आई नेवर रिमेम्बर कि मेरे पापा ने ऐसे मुझे गोद में उठाया हो। सच? नहीं, कभी नहीं। छोटे बच्चों को खाना खिलाना एक कार्यक्रम होता है। चिड़िया की तरह उड़ते हुए निवाला आता है, कभी एरोप्लेन बनकर आता है। 40 मिनट्स तक मैं ठीक रहती थी, उसके बाद मेरा ऐसा चलता कि खा ले अब तो बस। मतलब मुझे खाना है। हमारे घर में एक कोबरा रहता है। ये बहुत अजीब सी बात लग रही होगी ना? रहता है जी, मतलब वो ऐसा नहीं कि हमें पता हो यहाँ रहता है, पर वो हम सबको दिखा है। तो अगली बार कोई तुमसे पूछे कोई पेट है तो फिर बोल देना कोबरा है। Presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जैसे कैमरा ऑन होता है ना, हम लोग कुछ और बन जाते हैं। वहाँ से वो कैमरे वाले भैया बोलते हैं मोहन, रजत, रूहानी, रोलिंग, और हम कभी स्क्रिप्ट, कभी ऐसे कि सामने जो उधर है उनको इम्प्रेस कर दें। ऐसे हम तो न्यूज़ एंकर हैं, हमको ज्ञान की बातें करनी है। पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बातें होती हैं जब घर में पसर के बातें करते हैं। आज मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, और जितनी बार मैं अपने घर बोलता हूँ, आप समझिए कि मैंने माँ को फ़ोन किया। और मैंने माँ को फ़ोन किया तो मम्मी ने फ़ोन उठाया, बोली जयराम जी की। हमने कहा जयराम जी की, हमें बूचा कुत्ता वाली कहानी सुनाओ। तो मेरी मम्मी पहले चौंकी, फिर बोली का होगा। छोटे में सुनाती थी वो ये कहानी। तो हम कह रहे हमें सुनाने हैं, कहूँ तुम सुनाओ। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक चिर्रो थी। चिर्रो समझ गई आप? चिड़िया। और एक था चिरौटा। चिर्रो और चिरौटा संगे रात थे। एक दिन आओ व्रत। चिर्रो ने बनाई खीर और पूड़ी कि अब जो व्रत पूरा हो जाए तो थरिया में बैठ के 2 जने चिर्रो चिरौटा खाएं। फिर चिर्रो नहान चली गई गंगा जी के, लौट के आके पूजा करके खाएं, और चिरौटा से कह गई कि देखे रहियो कि कोई खाना खराब ना कर जाए। चिर्रो गई नहान, चिरौटा हतो पाजी बदमाश। सुबह ने खीर खा ली, पूड़ी खा ली, एक थरिया में हक दो, एक में मूद दो, और ऊपर डाल पे बैठ गो। चिर्रो वापस आई। चिर्रो बहुत दुखी भाई, बहुत गुस्सा आई। चिरौटा और गुस्सा हो। चिरौटा ने चिर्रो के मार के भगा दो। टॉक्सिक पार्टनर। What is this domestic abuse? चिर्रो बाहर गई, सो चिर्रो के मिलो कौआ। बहुत सारे कौआ थे, नीम भर कौआ थे। तो कौआ ने पूछी चिर्रो चिर्रो हमारे संगे रहे हो? तो चिर्रो बोली कहाँ रखो का खबे हो? तो कौआ बोले पेड़ पे रहे हैं, जहाँ पानी मिल गया होते पी लें, और जो कीड़ा मकोड़ा गंदगी मिल गई सो खा लें। चिर्रो ने मना कर दी। फिर और आगे बढ़ी। चिर्रो के मिले ताल भर बगुला। बगुलन ने जो ही सवाल पूछो,
चिर्रो ने सेम सवाल। तो बगुला बोले तालाब में एक टांग पे खड़े रहें, तालाब को पानी पी और कीड़ा मकोड़ा मछली खा लें। चिर्रो ने मना कर दी। चिर्रो और आगे गई फुदक के। चिर्रो के मिले राजा। राजा ने जवाब दो हलवा पूरी खबें, दिन भर महल में घूमियो, महल के बाहर नहीं जाने। चिर्रो ने मना कर दी। फिर चिर्रो के मिलो बूचा कुत्ता। डू यू नो बूचा कुत्ता? नो। बूचा बोलते हैं जिसका कान कटा हो, तो वो दिव्यांग कुत्ता था। बूचा कुत्ता ने अपना ऑफर कहा चिर्रो चिर्रो हमारे संगे रहे हो। तो उसने सवाल पूछा। तो बूचा कुत्ता ने कहा रोज गुड़ की ढली बटी, रोज गुड़ की बटी खाएं, बढ़िया ताज़ा पानी, दिन भर आवारा करती, घूमना, गप्पे मारना और जहाँ थक जाए वहीं सो जाना। चिर्रो को ये बात जम गई और बूचा कुत्ता और चिर्रो की दोस्ती हो गई, पार्टनरी हो गई। दोनों दिन भर घूमे। कभी चिर्रो ऊपर पेड़ पर चढ़ जाए, कुछ कुतर के गिरा दें तो बूचा कुत्ता खा ले। चिर्रो थक जाए तो बूचा कुत्ता के मूड पे बैठ जाए, बूचा कुत्ता घूमत रहे। सब मजाक उड़ाए, कोई उनको लोड नहीं। और रोज़ बूचा कुत्ता नियम से जाए एक पंसारी की दुकान पे और एक गुड़ की ढली लेके आए। बढ़िया चिर्रो खाएं, कुछ बच जाए तो बूचा कुत्ता खाएं, पानी पिएं और फिर घूमें। एक दिन पंसारी को शक हुआ कि ये गुड़ की ढली का बोरा का पूरा खाली कैसे हो जा रहा है। तो रात में वो घात लगा के बैठा और बटी होती है, वो जो वज़न होता है उसको बांट बोलते हैं। तो ऐसे पसेरी और सबके बांट होते हैं, तो वो एक बांट लेके बैठा और जैसे ही बूचा कुत्ता गुड़ लेने आया उसने फेंक के बांट मारा और बूचा कुत्ता वहीं पे ढेर हो गया। चिड़िया को खबर मिली। तो अब चिड़िया ने एक शोक गीत गाया जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया। ताल भर बगुला छोड़े, नीम भर छोड़े कौआ, राजा को महल छोड़ो, मर गो मोरो बूचा कुत्ता, हाय मोरो बूचा कुत्ता। अब मेरी माँ जब ये कहती थी और जब उन्होंने पहली बार ये सुनाई मुझे कहानी, तो हम लोग साथ में रोने लगे। मतलब मर गया कुत्ता, ऐसे कैसे मर गया, इतना बढ़िया कुत्ता। पर बाद में समझ में आया कि वो सारे लोग जो घर बनाने की कोशिश करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। देवियों और सज्जनों, हम लोग बहुत घर जैसी बातें करने वाले हैं। कहानियाँ हैं, बचपन जवानी के किस्से हैं, यार दोस्त हैं, खाना है, शहर, पढ़ाई लिखाई, करियर, और बातों में लगते हैं कम से कम 2 लोग। तो हमारे साथ बातें करेंगी, हमारे घर आई हैं हमारी दोस्त, कमाल की बायोटेक की स्टूडेंट, कमाल की थिएटर आर्टिस्ट, मॉडल, एक्टर, सिंगर गिरिजा ओक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और हमारे साथ है सौरभ द्विवेदी जी, जिनको आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये बहुत अच्छे डांसर और सिंगर हैं और कहीं भी बैठकर सुडोकू सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कहीं भी। और हाँ, सुडोकू में कहीं भी सॉल्व कर। इनको बहुत अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, ये तो आपको पता होगा इनको देखकर। पर ये डांस और सिंगिंग वाला थोड़ा सीरियसली लेकर आई थिंक लोगों को अब बता देना चाहिए कि तुम कितने अच्छे डांसर और सिंगर हो। अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दोस्तों का काम होता है टांग खींचने का, खास तौर पे वो जिनकी टांगें नहीं चल रही होती डांस फ्लोर पे। पर आपको पता है, एक ज़माने में हम लोग कानपुर में रहते थे, अपनी बुआ जी के पास रह के पढ़ाई कर रहे थे। मैं प्रभु देवा के गानों पे डांस करता था। क्या बात है, ये तो मुझे एक बार देखना ही पड़ेगा। और मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि मैं तब भी कितना घटिया डांस करता था। तब वो उर्वशी और ये सब आए थे। ओह, तो क्योंकि इस शो में कोई होस्ट नहीं है और जनरली ये काम तुम करते हो। गाइस, मैं होस्ट नहीं हूँ और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ। तो हमने पसंद के बैठा हूँ। एक छोटा होस्ट लाया है, ये हमारा होस्ट है। तो इसमें कुछ चिट्ठियां हैं जिनमें कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो तुम्हारे और मेरे बचपन से जुड़ी है जी। तो क्योंकि हम आज पहली बार इस शो पर बातें कर रहे हैं, तो हम आज बचपन से शुरू करेंगे। इतनी डांट पड़ी हमको छोटे में, बहुत बातें करता है। हमारे यहाँ शैतान बच्चों के लिए एक शब्द चलता है, चिबिल्ला। चिबिल्ला? हाँ, तो मेरी मम्मी कहती थी शिकायत में चाची से या गांव की और जो औरतें आई, तो गांव में बड़ा सामूहिकता का जोर होता है कि जैसे फ़र्ज़ करो कि शादी है किसी की, तो बुलौआ लगेगा, औरतें जुटेंगी, फिर वो गेहूं बीना जाएगा, दालें बीनी जाएंगी, मिथौरी लगेगी दाल पीस के, फिर वो गाने भी गाएंगी, बातें भी करेंगी,
जाते टाइम उनको बताशे दिए जाएंगे रुमाल में। तो मैं कभी ऐसा लगता है जब शादी ब्याह का माहौल होता है या घर में कोई फंक्शन होता है, जब औरतें एक साथ आती हैं तो उनका मूड थोड़ा सा कैसे, क्या शब्द में आई एम ट्राइंग टू, हर चीज में ना एक वाला फील आता है। बातें सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाती, उनके भीतर का व्यंग्यकार जाग जाता है। पर बहुत एक तरीके का व्यंग, सिर्फ उसी दिशा में जाने वाला। जैसे कोई, जैसे आजकल वो होता है ना दैट्स व्हाट शी सेड वाला जो ह्यूमर है, किसी भी चीज पे आप दैट्स व्हाट शी सेड लगा दो और वो एक अलग ही गली निकल जाता है ह्यूमर। तो सारी औरतें जब एक साथ आती है तो वो बहुत नॉटी हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। मतलब बात खाने की चल रही हो, बात किसी और चीज की चल रही हो, उसमें वो कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जो नॉटी होगा। पर ये सिर्फ औरतें जब साथ आती हैं तो ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। मतलब मेरे घर में ऊपर से नीचे आने में मुझे 3 सेकंड ज़्यादा लग गए। तो क्या हुआ मतलब अदरवाइज नहीं पूछ। कहाँ था आपका घर, आपका पहला घर? तो मेरा पहला घर था नागपुर में, जहाँ मैं पैदा हुई। था या अभी है? घर अभी भी है, वही स्ट्रक्चर अभी भी है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मामी जी ने, लेकिन घर वैसा ही है। तो वहीं हॉस्पिटल में पैदा हुई और फिर घर आई। तो मैं जिस घर में पहली दफ़ा आई वो घर अभी भी है। नाइस। सो गाइज, हिंदी मराठी, हिंदी तमिल के झगड़े नेता निपटाते रहें, पर गिरिजा मराठी भाषी हैं, मैं हिंदी भाषी हूँ और हम दोनों ही तमिल सीख सकते हैं। तो जिंदगी संभावनाओं का नाम है। शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी। तुम पहले, मैं पहले। मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे एंकरिंग नहीं करनी पड़ रही। चलो। मेरा फेवरेट कलर है, क्या इसको रानी कलर बोलते हैं? बोल सकते हैं। वाह। रानी से थोड़ा पर्पल होता है, इसमें जामुनी मिला दो तो रानी हो जाएगा। ये वो वाला रंग नहीं जिसमें गहने गुड़िया आते थे, वो सुनार भैया दिखाते थे, कागज जिसका टेक्सचर बोगनवेल के फूलों की तरह होता है। हाँ। बाप रे, इतना मुश्किल सवाल है ये। कहाँ से हो? तुमसे जब कोई ये सवाल पूछता है तो तुम क्या जवाब देती हो? अगर कोई ऐसा हो जिससे लंबी बात करने का मन हो तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतने अलग अलग शहरों में रह चुकी हूँ कि मैं मुंबई को अपना घर कह सकती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय मैंने वहाँ बिताया है। पर मैं नागपुर में रही हूँ, मैं सांगली में रही हूँ, कुछ साल उरण में, कुछ साल कोराड़ी। उरण मुंबई के पास है। मेरे दादाजी MSEB में स्टेशन इंचार्ज थे। MSEB क्या होता है? MSEB महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अच्छा, बिजली विभाग में। तब तो जलवा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल जलवा था। एम्बेसडर कार थी, बंगले थे, जब तक वो नौकरी में थे। फिर वो रिटायर हुए और हम सांगली शिफ्ट हुए। तब तक मैं पैदा हो चुकी थी। आई थिंक मैं कोराड़ी में जब वो थे तब मैं पैदा हुई। तो मैं कुछ साल कोराड़ी में रही, जो नागपुर के पास है, जहाँ जहाँ पावर स्टेशंस थे वहाँ हम रहते थे। अच्छा। उनकी कॉलोनीज में। पर जन्म आपका नानी घर में हुआ? नानी घर में, जो नागपुर में है। ये मुझे इतनी फैसिनेटिंग चीज़ लगती है गिरिजा कि जचगी के लिए माँ के पास गई हैं जी, है ना, डिलीवरी के लिए। मेरी माँ की डिलीवरी, हम लोग गांव में रहते थे हमारी में, मेरी माँ की डिलीवरी उरई में ज़िला अस्पताल में हुई। हम लोग ज़िला अस्पताल में पैदा हुए। तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आया जब मैंने और घरों में ये चीज़ सुनी कि नानी घर में डिलीवरी, और मैंने बहुत घरों में सुना है। क्या इसके पीछे का फंडा रहता होगा? केयर, कंफर्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा। वो दौर ही ऐसा होता है ना कि आप, इतनी सारी चीज़ें बदलती है लाइफ में ओवरनाइट कि आपको अपना सबसे ज़्यादा फेमिलियर सराउंडिंग हेल्प करता है। तो जिस घर में आप पले बड़े हो, जो लोग आपके अपने हैं, जैसे मेरी सास बहुत क्यूट है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं जैसे मेरी माँ से कह सकती हूँ कि अभी 2 मिनट के लिए चले जाओ यहाँ से, खींच सकती हूँ मैं, वैसे मैं सासू माँ को नहीं कह सकती। तो मुझे लगता है खींच तो स्थायी भाव ही होता है पोस्ट डिलीवरी औरतों का। हाँ। ओवरऑल तो जिस पर आप खींच सको या जिस एनवायरनमेंट में आपकी खींच को समझा जा सके, वहाँ जाकर डिलीवरी करना आसान होता होगा। हालांकि मैं मेरी माँ के घर नहीं गई थी खुद की डिलीवरी के लिए। मेरी माँ आई थी रहने के लिए कुछ दिन तक।
पर When you मुझे became लगता ही है mother. when I became a mother. पर आई थिंक इसीलिए पहला बच्चा वही माँ के घर ही होता है, ऐसा मैंने भी सुना है. आई थिंक यही कारण होता होगा आपकी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सराउंडिंग में. हाँ, ये मैंने गौर किया है. मेरा ननिहाल जालौन में है और उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मराठी कनेक्शन है. तो ननिहाल जालौन में है, लेकिन माँ वहाँ नहीं गई थी डिलीवरी के लिए, ससुराल में ही थी. हाँ, ओके. दादी बीमार रहती थी, दादी को कैंसर था. तो इनफैक्ट मुझे हमेशा ये बड़ा अजीब है, जिन चीज़ों की आपको याद नहीं उनका भी आपको मलाल है. भैया जब पैदा हुआ, भैया मुझसे 2 साल बड़ा है, तो घर में बड़ी खुशियाँ, ताऊ जी ने ऐसे मिठाई के डब्बे बनवाए, अखबार में छपा, ये सब मुझे माँ ने बताया थोड़े बड़े होने पे. और मैं जब पैदा हुआ तो कुछ नहीं हुआ इनमें से. तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि तब दादी बहुत बीमार थी. और मुझे दादी की बिल्कुल याद नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि माँओं से तर दादी भी हमारा पहला घर होती हैं. पर अब मुझे ये हमेशा लगता है कि मेरी दादी कैसी होंगी. मैंने एक ब्लैक एंड वाइट फैमिली फ़ोटो देखी है जिसमें एक इतने बड़े फ्रेम में 40-50 लोग बैठे हैं, कुछ शादी ब्याह हुआ होगा तो बहुत सब, उसमें एक दादी हैं. तो मैं बहुत ऐसे गौर से मैंने वो फ़ोटो देखी. तो फिर मैंने माँ से पूछा कि दादी कैसी दिखती थी. तो उनने कहा कि तुमने अपने पापा को घूरते हुए देखा है. मेरे पापा बहुत ऐसे गुस्सैल स्ट्रिक्ट से वैसे. तो मैंने कहा हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का खौफ है. तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पापा की चितवन है ना, ये दादी से आई है, ये ना करो. और जब मुझे कोई ये कहता है ना कि यू स्टे लाइक योर फादर, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मुझे लगता है कि ये कुछ तो है जो दादी से पापा से होते हुए मुझ तक आ गया है. पर ऐसे बड़े हुए तो दादी नहीं थी. और ये बहुत अजीब चीज़ है. जब मैं शादी के बाद अपनी पत्नी की दादी से मिला, उनने गले लगाया तो मेरे ऐसे मुझे लगा कि थोड़ी देर में और रुका तो मैं रो दूंगा. तो मुझे बिल्कुल दादी की याद नहीं है. पर मेरे लिए दादी नानी घर की नाना खूब दादी याद है. दादा सब थे कई सालों तक. नाना जी मेरी स्कूल में 7th में थी तब गुजरे, पर नानी ने कभी मेरे बेटे को देखा है. दादा दादी दोनों ने ही मेरे बेटे को देखा है, उनके साथ कभी खेला है. तो ये परदादा परदादी होना, उनका जीवित होना, ये कितनी अमेजिंग बात है. मम्मी के मैंने अपने डबल रोल देखे हैं. मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ सीता और गीता है. ससुराल में माँ एकदम सर पे पल्ला, कहीं किसी दूसरे घर में बुलौआ पे गई तो साड़ी के ऊपर एक ऐसी चुनरी टाइप की जिसमें गोटा पत्ती लगा होगा, और इंतज़ार की घोड़े गाड़ियों पर हम बैठे हुए हैं कि पापा आएंगे. तो उसमें मैं सुनाऊंगा, कहानी है उसकी. और मायके में जाता तो मैं कहता ये मेरी माँ है. आराम से उठ रही, मामियाँ सेवा कर रही, मामा और मेरे मामा लोग मेरी माँ को जिया बोलते हैं. आई लव दैट वर्ड. बाद में जब कविता पढ़ी तो जिया मतलब हृदय है ना. पिया 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 मोरे जिया ना लगे, पर वो लोग अपनी बहन को जिया बोलते थे, बड़ी जिया छोटी जिया. तो मैं कहता था ये जिया को यहाँ आके क्या हो जाता है. और अच्छी चीज़ बस में ये थी कि माँ की डांट ननिहाल में लगती नहीं थी, क्योंकि बचाने वाले बहुत थे. नाना बोले भैया ये शक्ति अपने घर पे दिखाया करो नाम लेके. और उनके जो नखरे पूरे हो रहे हैं कपड़ों के मामले में, उनको घूंघट नहीं करना, चल मतलब कहीं पड़ा है, लेटी हैं, बैठी हैं. तो मैंने कहा क्या होता है. और जब यहाँ पे आती हैं, बाद में जब सोशियोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी तब समझ में आया कि ये एजेंसी का खेल है. और तब से लेके मुझे अब तक लगता है कि माँ का घर कौन सा है. एक हमने कह दिया दादी घर, नानी घर, नाना घर. माँ किस घर को कहें कि ये मेरा घर है जिसमें ये सारे लोग रहते हैं. मैं भी सोच रही हूँ मेरा घर कौन सा है. एक बार मैं कबीर को, मेरे बेटे को सुला रही थी, और
अगले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी कहीं जाने वाली थी, ये उसे पता था। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कह रहा था कि कल मत जाओ, मेरे पास रहो। तो मैंने कहा जाना तो पड़ेगा, काम है, वही सारी बातें हो रही थी। शूट होगा कहीं कुछ हो। तो उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम, दिन भर ठीक होता है पर रात में अच्छा नहीं लगता जब तुम साथ में सुलाने के लिए नहीं होती हो। ऐसा उसने कहा और वो रूठ कर उस तरफ मुंह करके सो गया। मुझे लगा वो सो रहा है। 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद जैसे उसे कोई चीज़ रियलाइज हुई हो, ऐसे वो मुड़ा, उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा हाँ तुम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहती तो कैसे करती हो? उसको उस दिन रियलाइज हुआ कि ये जो उसके लिए इतनी बड़ी ज़रूरत है मेरे पास कभी नहीं होता। मैं रोज़ मेरी माँ के साथ नहीं रह सकती, मैं सोते वक्त उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। और वो जब उसने कहा तो मुझे भी बहुत बुरा लगा उस बात का। आप बड़े होते हो, फिर आपको पता होता है कि शादी हो जाने वाली है, फिर आप कहीं और चले जाओगे, फिर माँ तो छूट जाएगी, और फिर ये सब तो आपको पता होता है, तो आप समहाउ प्रिपेयर्ड ही होते हो पहले से। तो इस बात का मुझे पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा था कि नहीं है मेरे पास मेरी माँ रोज़, और चलेगा मुझे अगर मेरी माँ मेरे पास रोज़ हो तो आई डोंट माइंड। मुझे उस बच्चे की भी संवेदनशीलता लग रही है that he thought of this. Yeah, he did. पर्चियाँ तो आई थिंक हमने एक आध पर्ची के बारे में बात कर ही ली होगी इतने में। हैं? ये पहली पर्ची है, कहाँ से हो? आपने पूछा नहीं मुझसे मैं कहाँ से हूँ। सर, आप गाइस कहाँ देखिए से? मेरे को फिर से एंकरिंग करनी पड़ रही है। आप कहाँ से हो? सौरभ जी आप कहाँ से? ओह न्यू एंकर। मैं बुंदेलखंड से हूँ, मेरे गांव का नाम चमारी है, और मैंने गौर किया है शहरों में जब भी मैं ये नाम बताता हूँ तो लोगों के मन में जाति को लेके इतने आग्रह हैं, इतने भेदभाव हैं कि उनको ये बात हास्यास्पद या कुछ वैसी लगती है, अजीब सी। हाँ, और फिर उरई में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, और तो मैं बुंदेलखंड से हूँ बेसिकली, उरई से, चमारी से। पर मेरी स्कूलिंग का एक बड़ा हिस्सा कानपुर में हुआ है, तो मैं कानपुर से भी हूँ, कानपुरिया भी हूँ थोड़ा बहुत, और अब रोज़ी रोटी के सिलसिले में दिल्ली रहता हूँ। पर मैं अपने आप को कभी पूरी तरह दिल्ली वाला नहीं कह पाता हूँ। तुमने ये कभी नहीं कहा है, अगर तुमसे लोग भी मिले हो और ये बात भी हुई हो मेरे सामने और किसी ने पूछा आप कहाँ से हो, तो तुमने कभी नहीं कहा मैं दिल्ली से हूँ। हाँ। और अगर किसी ने कहा हो पर आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो तुमने ये कहा भी है कि हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं वहाँ से। हाँ, मैं दिल्ली। पर मेरे लिए ऐसा, मतलब मैं हूँ नहीं मुंबई से टेक्निकली, मैं पैदा कहीं और हुई थी, फिर मैं कहीं और रही, लेकिन मैं मुंबई से हूँ। नाइस। और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ये अगली पर्ची है दादी घर और नानी घर, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी सी बात की। दादी घर, एजेंसी की बात की, और पर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कहानियाँ। तुम्हारी नानी कहानी सुनाती थी? मेरी नानी बहुत मेरी नानी सुनाती थी, मेरी मम्मी कहानियाँ सुनाती थी, और मेरी मम्मियाँ जो कहानी सुनाती थी, ये बात मुझसे कई बार प्रोग्राम्स में भी पूछी गई, स्टेज पे भी पूछी गई। तो माँ की कहानियाँ इंतज़ार और उम्मीद की कहानियाँ थी। तो हमारा जो दादा घर था, दादी की हमने बात की, दादी का जल्दी देहांत हो गया, दादा का भी जल्दी देहांत हो गया, पर मुझे दादा की थोड़ी सी याद है। तो मतलब मुझे याद है कि मैं खटोले पे सो रहा हूँ। मेरी उम्र 2 बरस और मई जून जुलाई अगस्त 2 बरस और 4 महीने थी जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ। पर मुझे याद हैं कुछ चीज़ें दादा से जुड़ी हुई। मैं गांव में बड़ा सा घर है, घर के बाहर खड़ंजा बिछा था जो अभी 1-2 साल पहले बदला है। एक बार मैंने फ़ोटो पोस्ट की अपने गांव की, तो लोगों ने कहा अरे बड़ी पत्रकारिता करते फिरते हैं, इनके गांव में तो सीसी तक नहीं हुई अभी। अब मैं उनको ये कैसे समझाऊं कि 40 साल पहले खड़ंजा बिछा अभी तक ठीक चल रहा है, तो क्यों बदलवाना है? अब जाके वहाँ पेपर। खड़ंजा क्या होता है? ईंट जो होती है वो खड़ी ईंट जब लगाई जाती है और उससे जो रोड बनती है गाँव की, उसको खड़ंजा बोलते हैं। तो ये सीसी वीसी अभी पढ़ने लगी हैं, पहले खड़ंजा पढ़ता था। और तो मैं दादा का बेंत पकड़ के चल रहा हूँ ऐसे, तो दादाजी का वो बेंत ऐसे मुड़ा रहता है, और बाद में पता चला कि दादा
अयोध्या जी बहुत जाते थे। हमारे यहाँ कभी अयोध्या शब्द नहीं कहा गया, अयोध्या जी। हमेशा अयोध्या जी। और जो तीसरी याद है वो ये है कि मेरी रात में नींद खुल गई, मैं खटोले पे सो रहा हूँ और एक ऐसी फटकिया है और उसमें टॉर्च लगा के कुछ निकाला जा रहा है। तो माँ ने बाद में बताया, जब आई इंक्वायर्ड अबाउट दिस मेमोरी, तो कि वो बाबा जी का देहांत हुआ था तो बॉडी आनी थी, तो ट्रैक्टर की चाबी निकाली जा रही थी। एंड फोर्थ एंड लास्ट मेमोरी इज कि माँ बोली कि बेटा बाबा जा रहे हैं, जाओ उनके पाँव छू लो। अब मुझे नहीं पता कि बाबा जा रहे हैं का मतलब है कि बाबा आखिरी बार जा रहे हैं। और मैं गया ड्राइंग रूम में और सब लोग घेरे बैठे हुए हैं, बुआ सब लोग रो रहे हैं और सब, और उनका शव वहाँ है, लेटे हुए हैं वो। आई स्टिल रिमेंबर द पैटर्न ऑफ द पिलो जिस पे उनका सर रखा था। और मेरे बाबा ना बड़े रौबदार, बड़े न्यायप्रिय से, जो हमने कहानियाँ सुनी लंबरदार वैसे। तो मैंने जाके पैर छू लिए और मुझे पता नहीं क्यों आज तक याद है कि वो उन पे ऐसे वो येलो कलर के जो केले के फूल आते हैं ना, केली पे वैसे फूल आते हैं, वो फूल थे। वो मैं जितनी दफ़ा वो फूल देखता हूँ तो मुझे ऐसे दादाजी याद आते हैं। बहुत ऐसे 4-5 बस ग्लिम्स याद हैं, पर ऐसे होता है ना कि जा रहे हैं, है ना, और एक दिन चले जाते हैं लोग, फिर आप याद करते रहिए। तो मुझे जब मैं गांव जाता हूँ और जब कोई दादा का नाम लेके बोलता है ना कि माता प्रसाद लंबरदार के घर से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहचान अभी भी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं कि को आओ फलाने आए, तो बोले साहब, गॉश आई हैव नेवर क्राइड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मुझे लग ही रहा था कि ये घर जैसी बातें कर रहे हैं और जिक्र आएगा और मैं ऐसे ही। मैं, आप लोग जो भी देख रहे हैं, मेरी बहुत आपसे गुजारिश है, जितने भी बुज़ुर्ग हैं आपके घर में आसपास, आपकी उनसे बहुत नाइत्तेफाकी हो सकती है, आपको उनकी कुछ आदतें, कुछ टोका टाकी हो सकता है पसंद आए ना आए, पर जब वो नहीं होंगे ना तो आपको उनके ऐब, उनकी चिड़चिड़ाहटें भी बहुत याद आएंगी। ये बिल्कुल वैसा है कि आंगन में बरगद उगा है और आप खींच रहे होगे, अरे इतनी चिड़िया शोर करती हैं, इतनी पत्तियां गिरती हैं, इतने फल गिरते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पर वो जब ठूंठ रह जाएगा ना तो वो ऐसा सन्नाटा है जिसमें कोई सुर, कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। One can never feel this. I often wonder कि जब मैंने स्कूल में ट्रॉफी जीती, जब मेरा दीनदयाल विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जब मेरा JNU में सिलेक्शन हुआ, IMC में मैं सिलेक्शन हुआ, या मेरी ट्रॉफीज़ मिली, अवार्ड्स मिले, अगर मेरे दादा होते तो वो कितनी खुशी होती है ना, पर वो नहीं है। पर दादा घर है तुम्हारे और पास कोई चीज़ें हैं उनकी जो तुमने रखी है? या मेरे पास आगे कभी बातचीत होगी तो हम बताएंगे। तो हमने एक पक्का इंतज़ाम कर लिया है, ऐसा हमको लगता है, अपनी दादा की याद को बचाए रखने का। एक कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है जो मैं, मेरे पास चारों की घड़ियां हैं, दादा दादी नाना नानी। वाह। और वो घड़ी जो उन्होंने रोज़ पहनी है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसने सबसे ज़्यादा समय बिताया उनके साथ, जो उनके स्वीट करीब रही हो। तो मेरे पास चारों की घड़ियां हैं। और ये कितनी अमेजिंग बात है कि मेरी दोनों दादियाँ, मतलब नानी दादी, घड़ी पहनती थी। एक तो टीचर थी, तो घड़ी पहनती ही थी। मेरी दादी भी एक हाथ में, दोनों हाथ में चूड़ी पहनती थी, एक हाथ में घड़ी के साथ चूड़ी पहनती थी। And this reminds me कि मैंने कभी अपनी माँ को घड़ी पहने नहीं देखा। मेरे घर की सारी औरतें घड़ियाँ पहनती थी, बुआ, माँ। तो ये एक मुझे तुम्हारी बातों से भी समझ में आया, हमारे बचपन बहुत अलग सेटिंग में बीते हैं। तुम गांव में रहे हो और मैं हमेशा शहर में। मेरा सारा बचपन कभी गांव। तो खेत, ये इनफैक्ट
ये गुरु गोविंद सिंह के साथ इसको संबद्ध किया जाता है। मुझे बहुत पसंद है ये पद। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़ियाँ खेत। ये संत कवियों का लिखा हुआ है। पर तब मेरे को समझ में आया कि खेत शब्द जो है वो कितना लोडेड वर्ड है। खेत मतलब अगर कोई युद्ध के मैदान में शहीद हो तो कहते हैं साहब खेत रहे, है ना। और कबहू न छड़ियाँ खेत जो ये मैंने सुनाया है ना, ये भी वही है कि युद्ध का मैदान वो कभी नहीं छोड़ेंगे। शूरवीर वो है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। अब यहाँ दीन के कई अर्थ हैं। दीन का अर्थ धर्म भी है, दीन का अर्थ कमज़ोर भी है? दीन दयाल बोलते हैं ना, दीन दयाल वेद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। तो ये वो वाला दीन भी है। और पुरजा पुरजा कट मरेगा। तो मुझे कई बार इस जर्नलिज्म में ये बड़े प्रेशर रहते हैं सब तरफ से, सारी उससे, पर दीन के लिए खड़े रहना है। तो वो एक दीन है जर्नलिज्म का धर्म, और जो वॉइसलेस हैं वो। तो साहब खेत बड़े ज़रूरी हैं। देखिए हमारे तो खेत हैं, और उसमें बिल्कुल चना, मसूर, मटरा, गेहूँ, अरहर, ये सब होती है। इनफैक्ट और पटसन जानती हैं आप? एक सफ़ेद रंग की फसल होती थी, और ऐसे वो लंबी सी डंडी निकलती थी। उसकी जो ऊपर की लेयर होती थी उसको उतारा जाता था, और पानी लगा के उससे रस्सी बटी जाती थी। तो हमारे जो गाय भैंस थी उनकी जो रस्सी होती थी, जूट की रस्सी तो बहुत महंगी मिलती थी, बाहर से आती थी। तो हम रस्सी भी अपने खेत में पैदा करते थे, रस्सी का कच्चा माल। तो वो उससे ऐसे रस्सी बटी जाती थी, जो थोड़ी मुलायमत भी लिए होती थी। फिर उसमें थोड़ा मक्खन वक्खन वो सब चपोड़ के उसको और नरम किया जाता था। तो वो हुआ। और हमें सबसे ज़्यादा पसंद थी अरहर। इसलिए नहीं कि हमें अरहर की दाल खानी है, अरहर की जब दाल निकल गई तो जो अरहर की लकड़ी, उसको बोलते हैं खड़ाऊँ। हाँ, तो एक वो पैर वाली खड़ाऊँ होती है, तो इसको भी खड़ाऊँ बोलते हैं। और जलावन में इस्तेमाल होती है, तेज़ी से जल जाती है। हम लोग उससे तीर बनाते थे अरहर की लकड़ी। तो अरहर की डंडी तोड़ी, थोड़ी बहुत छील ली, और आगे डामर लगा लिया थोड़ा सा, ठीक है, ज़रा सा, और धनुष बनाया बाँस से। तो बाँस से धनुष बनाया, और फिर ऐसे, तब रामायण महाभारत आती थी, तो रामायण में वो गाना आता था, महासंग्राम। तो ऐसे टोली बन गई, और अलग अलग गांव में बाहर चबूतरे थे, एक चबूतरे पे एक टोली, एक चबूतरे पे एक टोली, और यहाँ से फिर हम तीर चला रहे हैं। तो जिसको तीर चिपक गया तो वो डामर इसलिए लगता था टक से जाके, और कोई बहुत किस्म का होता था तो वो डामर नहीं लगाता था, क्योंकि डामर के दो काम कर रहा है। एक तो आपको चिपक जाएगा डामर, और दूसरा आपको चोट नहीं लगेगी, वो खाड़ू चुभ रही आके आपकी स्किन पे। आप क्या घुटन्ना पहने, बनियान पहने, नहीं पहने, तो कोई डामर हटा के मारता था, तो ऐसे गुच्छ जाती थी आके खड़ाऊ। तो खेती के ये खेल हैं। डेवलपमेंटी चना, ट्रैक्टर आया पहला मैसी का। मेरी माँ मुझे हमेशा बताती थी, वो पतंग उड़ाने वाला जो मांझा होता है, वो बनाने की प्रक्रिया वो घर में बनाते थे। आपने कभी ये किया है? मैंने सुना है, कांच को फोड़ के उसको गोंद में मिला के उसका एक गोला बनता था, जिसको वो कहते थे लुद्दी। हाँ। तो लुद्दी को धागे पर घिस के, तो सारी बेचारी जो छोटे भाई बहन होते थे ना, जिनको बड़े भाई बहन बुली करते थे, तो ये लुद्दी घिसने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था, क्योंकि हाथ में चोट लगती थी थोड़ी थोड़ी। तो जैसे मेरी मम्मी के दोनों भाई उसे काम पे लगा देते थे। हाँ, कोई बाल अधिकार नहीं, तो वो लुद्दी घिसने के काम पे उसको लगा देते थे। और फिर जिसकी लुद्दी सबसे अच्छी, उसका मांझा सबसे बढ़िया, फिर वो सबकी पतंग काटेगा मोहल्ले में। मेरी बड़ी ख़राब मेमोरी है पतंग की। हाँ, मैं छोटा था, उरई में था, ताऊ जी के पास। बगल में एक घर था, वहाँ पतंग उड़ाई जा रही, सब लोग उड़ा रहे थे, और मैं सीढ़ियों से गिर गया था। दैट्स द ओनली टाइम सो फार कि मैं ऐसे सीढ़ी से गिरा। तो मेरे तो पतंग सुनते ही सबसे पहले मैं अभी भी गिरी सीढ़ियों से। हाँ, चलो। अगली पर्ची हाँ, दादा घर मेरे लिए, और मेरा दादा घर अभी भी है। और मैं अभी दशहरे पे, मैं हर दशहरे पे अपने गांव ज़रूर जाता हूँ। दशहरा एंड होली मैंडेटरी है कि गांव में। तो हमारे यहाँ वो पान बटता है, दरवाजे पे सब लोग जुटते हैं, पूरे गांव के लोग, और लोकगीत गाए जाते हैं, वो सब होता है। और मेरे लिए वो देहरी बहुत, इस देहरी पे हमेशा दिया जले और रौनक रहे, और
वो आंगन ना, वो सब बहुत। अगली पर्ची खोले। हाँ जी, हाँ जी। और पिछली वाली मैंने खोली थी। ये रंग कौन सा है, मुझे थोड़ा रंगों के बारे में भी बताओ। ये इज दिस मस्टर्ड येलो? या सरसों वाला। सरसों भी खूब होती है हमारी तरफ। हाँ। हमारे यहाँ सरसों बिल्कुल नहीं, ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली। तो तेल आप लोग मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं खाने जी, में? ज्यादातर, ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र में। तो अच्छा एक बात बताओ, और सही से बताना गुरु, क्या मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी हो जाती है? नहीं, पूरे बचपन हमको ये चीज़ बताई गई है कि मूंगफली खा के पानी नहीं पीना है। पता नहीं क्यों मुझे कहा जाता था आइसक्रीम खा के पानी नहीं पीना है, या किसी फल को खाकर पानी नहीं पीना है। ये तो बहुत होता था, शनिवार के दिन बाल नहीं काटने हैं, सोमवार के दिन नाखून नहीं काटने हैं। ये क्यों होता होगा? पता नहीं, मूंगफली खा के पानी नहीं पीना है। और हमारे एक भैया थे, वो उनने एक और फॉर्मूला दिया, बोले मूंगफली का छिलका हटा दो तो खांसी नहीं होती है। तो वो छिलका हटा मूंगफली में भी एक छोटा सा एक पार्ट होता है जो दो मूंगफली के बीच में होता है, गिरी उसको ऊपर। हटाना होता है। वो कहते हैं उसको हटाओगे तो फिर पित्त नहीं बढ़ेगा। ये भी है। पर जब मूंगफली में नमक लगा के बार में सर्व की जाती है, उसके ऊपर तो लोग पानी पीते ही चले जाते हैं, मूंगफली खाते ही चले जाते हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। अगली पर्ची में लिखा है कुत्ता या घरेलू जानवर। थे आपके बचपन के घर में जानवर? जी, तो मेरी नानी घर में हमारा एक कुत्ता था जो डॉबरमैन था। उसका नाम था पाशा। पाशा। तो पाशा बहुत ही हैंडसम कुत्ता था। और मेरी नस्ल जो आपने कौन सी बताई? डॉबरमैन। और मेरी जो सबसे छोटी बहन है, मेरी छोटे मामा की बेटी, वो जब पैदा हुई थी तब भी पाशा था हमारे यहाँ। और हम वैष्णवी, उसका नाम है। उसकी कहानी है कि उसका नाम क्योंकि वैष्णवी है, वैष्णवी, उसको बचपन में अगर किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, जब वो 2-3 साल की थी, तो वो कहती थी कठिन है, ये नहीं। मतलब मुश्किल है, नहीं आता बोलना। क्योंकि उसका नाम वैष्णवी रखा था, उसको बोलते सीखने में टाइम लगा, तो हम वैष्णवी को पाशा के ऊपर बिठाते थे। ये मुझे इसलिए ध्यान आ गया, मैं सॉरी 1 मिनट रुक रहा हूँ। हमारे बहुत से दोस्त हैं, गौरव, उनकी बेटी का, मुझे बच्चों के नाम रखने का बहुत शौक है। तो उनकी बेटी का, पर मेरी एक शर्त होती है जब भी मैं बच्चों का नाम रखता हूँ कि बच्चों का जो सेकंड नेम होगा, मतलब जाति सूचक शब्द कोई नहीं हो सकता। हम लोग के में रहे, हम नहीं बदल पाए समय से, अब सब इसी नाम से जानते हैं। तो जितने भी बच्चों के मैंने नाम रखे हैं दोस्तों के या अपने घर में, उनमें सेकंड नेम जाति सूचक नहीं है। सेकंड नेम पिता या माँ का पहला नाम। तो गौरव हैं और उनकी पत्नी है ज्योति, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनकी बेटी है, तो उनके बेटे का नाम हमने रखा अनहद। तो अनहद ज्योति, बच्चे का नाम, माँ का नाम। तो बेटी हुई तो उसने कहा इसका भी रखो नाम। तो मुझे वंदे मातरम बहुत पसंद है, आनंद मठ उपन्यास भी और वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में शब्द आता है सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो हमने उसका नाम रखा सुहासिनी। अब वो छोटी सी है तो वो सुहासिनी नहीं बोल पाती, वो पता क्या बोलती है, चूहा चीनी। तो वो ऐसे चूहा चीनी सुनाई देता है। ये इतना ही, यार ये इतना ही कठिन है, ये इतना ही। जी, पाशा। तो वैष्णवी को हम पाशा के पीठ पर बिठाकर आंगन में घुमाते थे। ये हमारा सबसे फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। बेचारा पाशा, उसने सब, he was very kind. He let us do all these things. तो मैं पाशा के साथ बहुत खेली हूँ बचपन में। और फिर उसकी पूंछ कटी थी? जी। पूंछ क्यों काटते हैं डॉबरमैन की? मुझे नहीं पता, कुछ होगा। अगर कोई वेटरनेरियंस है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताया। आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि डॉबरमैन की पूंछ क्यों काटते हैं। मैंने कोई डॉबरमैन देखा नहीं आज तक जिसकी पूंछ है। हाँ, इसकी भी कटी हुई थी। और हाँ, आई होप कि ये वो ना हो कि मूंगफली के ऊपर पानी नहीं पीना, खांसी हो जाएगी। कितने डॉबरमैन उसी चक्कर में, कितने डॉबरमैन अपसेट हो जाएंगे। सो सही उच्चारण क्या है? डॉबरमैन। डॉबरमैन। अब टोमेटो वाला है। हाँ। तो ये था पाशा। तुम्हारे पेट्स थे घर में? देखिए, अभी हम लोग ये शब्द बार बार बोल रहे हैं, एजेंसी। हमारे पास वो एजेंसी नहीं थी कि
हम कहेंगे हमको पापा पापा, हमको डॉक्टर। हमारा और हमारे पापा का ऐसा रिश्ता नहीं है ऐसे लाड़ वाड़ वाला। आई नेवर रिमेम्बर कि मेरे पापा ने ऐसे मुझे गोद में उठाया हो। सच? नहीं, कभी नहीं। अब जब हम इतने बड़े हो गए हैं तब एक आध बार ऐसा हुआ कि पिछले साल गांव में हमने कुछ कार्यक्रम किया और मैं उठा तो मैंने ऐसे पापा को ऐसे गले लगाया, पापा ने मुझे गले लगाया। तो ताऊ जी के यहाँ एक बार कुत्ता आया था, वो फिर गांव में रहा, टॉमी उसका नाम है। टॉमी, Very कुत्ते का नाम creative name. टॉमी, नाइस। पर वो बहुत बाद के दिनों की बात है, तब हम स्कूल कॉलेज में थे। अब मेरे पास बख्तावर हैं, झुमरी हैं और माया हैं। जी, माया जो मेरी पोती है। हाँ, माया हमारे घर में हमारी दोस्त के मार्फत आई हैं और बख्तावर हमारे एक दोस्त हैं चौधरी प्रशांत, उनके यहाँ से आए हैं। बेटी दी है तुमको मैंने। तो हम लोग को ऐसे समधी समधन की तो तरह। मेरा घर माया का नानी घर होगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलो। पर हमारे लिए और उनको पेट्स नहीं कहा जाता था, हमारे लिए जानवरों का मतलब था हमारी गाय, हमारी भैंस, हमारी पड़िया, हमारा पड़ा, हमारी बछिया, हमारा बछड़ा। और जब बछिया या बछड़ा होता है उसके ठीक बाद का दूध, जिसको फटुआ बोलते हैं। क्या कहते हैं? फटुआ। फटुआ जो गाय की डिलीवरी के ठीक बाद का दूध होता है, हमारे यहाँ बहुत भी। प्रोटीन रिच होता है, चीनी मिला के पिया जाता है, दूसरों घरों में भी भेजा जाता है। उसका एक खरवस नाम की मिठाई भी बनती है महाराष्ट्र में। तो हमारे लिए तो वो आप खाना बना तो खाने में जो पहली रोटी बनेगी वो गाय के लिए बनेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं अग्रासन। तो पहली रोटी थोड़ी सी कच्ची होगी, उस पर थोड़ा घी लगा दिया जाएगा, तो वो आपका शाम का खास तौर पे, तो गौधूली बेला जिसको कहते हैं, कि चौपे बोलते हैं। चौपे मतलब चार पाए वाले। तो चौपे चौगर मतलब जानवरों का जिक्र हो रहा है, मतलब गाय भैंस का जिक्र हो रहा है। तो हमारे 3 गाय थी, 3 भैंस थी, ठीक। एक पीतल की बाल्टी और एक स्टील की बाल्टी में भर के दूध आता था। अब तो मेरी माँ खा लेती है ना, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है, गाइस जो भी देख रहे हो, हमारे घर में जो स्त्रियां हैं जो होम मेकर हैं, जो जॉब नहीं करती हैं और जिनका किचन में बहुत वक्त बीतता है, सबसे पहले उनको खा लेना चाहिए। ये बात मुझे विकास खन्ना, इतने मशहूर शेफ़ हैं, बंगलो उनका इतना मशहूर रेस्टोरेंट, उन्होंने कही। मैंने कहा इतना अमेजिंग खाना आप सर्व करते हैं, आपका मन नहीं करता कि कुछ खा लें? बोले मैं सबसे पहले डिनर करता हूँ शाम को 5:30 के लगभग 6, उसके बाद में रेस्टोरेंट हमारा गेस्ट के लिए खुलता है और फिर मैं सर्व करता हूँ, मेरा पेट भरा होता है। और मम्मियाँ बहुत नाराज़ होंगी सबकी, इतने व्रत त्योहार सब उनके हिस्से। सच है, मुझे याद है खाना हमेशा पापा से पूछ के बनेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिन घरों में होता हो, भाई बड़ी मुबारकबाद कि मम्मी का मन है तो ये बना है। वही जो हम एजेंसी वाली बात कर रहे थे ना, कि मम्मियाँ दादी घर में कुछ और होती हैं, नानी घर में कुछ और होती है। नानी घर में फिर भी उनकी एजेंसी होती है कि बिटिया आइए, क्या खाओगी, तो माता जी आज ये बना लो, तो फिर वो बन रहा है, क्योंकि वो मामियों के ससुराल है। तो ये चक्र ऐसे चल रहा है। मामियाँ जब जाती होंगी अपने मायके में तो अलग होता होगा। मेरी बहनें जो वय में छोटी हैं वो तो जीन्स टी शर्ट जो भी उनको पहनना है, पर जो वय में बड़ी थी हमसे, तो जब हमने उनको तमाम ज़िंदगी सलवार सूट में देखा, फिर शादी हो गई, वो विदा हो गई। तो जब हम पहली बार उनके घर गए, हमने उनको बहनों को अपनी साड़ियों में देखा। तो अरे, और बड़ा धीमे से बात कर रही हैं। और बहनें पर्याप्त मौक़ों पे दुष्ट भी होती हैं अपने घरों में, तो उनने आपकी पिटाई भी की है, वो कपड़े पीटने वाली मुगरी से, होमवर्क पूछने के नाम पे, तेरा के पहाड़े के नाम पे। तो आपके दिमाग में बहन वैसी है, चग्गड़ सी, और वहाँ आप बहन देख रहे हो। तो ये हमने सब जगह देखा, पिछली पीढ़ी में ख़ास तौर पे, कि वो, और पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि वो ससुराल में भी उतनी चहकती हुई रहें, उतनी एजेंसी के साथ रहें। आई डोंट नो। पर मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ। अभी तुम कह रहे थे पहले खा लेना चाहिए, तो छोटे बच्चों को खाना खिलाना एक कार्यक्रम होता है। चिड़िया की तरह उड़ते हुए निवाला आता है, कभी एरोप्लेन बनकर आता है, कहानियाँ कभी ये देखो, कभी वो देखो, करते करते कबीर को खाना खिलाना एक घंटे भर का कार्यक्रम होता था। और अगर आप भूखे हो और आप 1 घंटा भर किसी को खाना खिला रहे हो, तो टेम्पर
इतना शॉर्ट हो जाता है आखिर तक, तो मतलब पारा चढ़ा ही होता है। तो 40 मिनट्स तक मैं ठीक रहती थी, उसके बाद मेरा ऐसा होता कि खा ले अब तो बस मतलब मुझे खाना है, ये खा लेगा तो मैं खाऊंगी, क्योंकि आसपास यही देखा था कि अब वो बेचारा भूखा है तो मैं कैसे खा सकती हूँ, माँ कैसे खाएगी। एक दिन मेरी सास आई, उसने मुझसे कहा कोई ज़रूरत नहीं है, पहले खाना खाओ फिर खिलाओ। उसको वैसे भी खाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो खेल ही रहा है, उसको 4 मिनट लेट होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तेरा देख क्या हो रहा है, तू पहले खाना खा ले। तब से मैं पहले खाना खाने लगी। तो हम दोनों ने इसको एक कोड वर्ड दिया था। वो फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है, छोटे बच्चों की सहायता करने के लिए पहले अपना नकाब पहने और फिर बच्चों की सहायता करें। तो हमने ऐसे उसका कोड वर्ड ये रख दिया था कि पहले अपनी सहायता करो। हाँ, और क्योंकि घरों में ऐसा सिस्टम भी नहीं था गांव देहात में कि सब लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं। वो पापा चाचा ताऊ आएंगे, थालियां लगा दी जाएंगी, उनको परोस दिया जाएगा। ये मुझे बोलने वाली मेरी सास अब भी काम से वापस आती है और फिर सबसे पूछती है क्या खाओगे, क्या बनाऊं। तो वो चलता ही आ रहा है। तो अब उनको अब ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की, लेकिन वो इतना हार्ड वायर्ड है ना उनमें कि वो भी 12 घंटे की ही शिफ्ट करके आएंगे। वो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, तो वो भी उतना ही काम करके आती है जितना शूट पे मैं करके आती हूँ, या मेरा पति जो डायरेक्ट कर रहा होगा या प्रोड्यूस कर रहा है या ऑफिस गया है। तो हम सब उतना ही काम करके घर लौटते हैं, लेकिन वो खड़ी हो जाती है किचन में जाकर, अब मैं क्या बनाऊँ सबके लिए। ये मतलब दोनों चीज़ें क्लब हो रही, पर ये गिल्ट भी बहुत है, मदर्स का गिल्ट। जैसे अब मुझे लगता है, हालांकि मैंने माँ से स्पष्ट शब्दों में अभी तक नहीं पूछा है, कि जब हम छोटे थे और हमारी माँ को हम पे गुस्सा आता था, ठीक है, तो वो हमारे गांव वाले घर में एक कमरा जिसको घिनौची बोलते हैं, उसमें बहुत सारे घड़े रखे होते हैं। घिनौची। और घड़ों को ढकने के लिए लकड़ी का एक ऐसे ढक्कन सा होता था जिसपे एक लोहे का ऊपर, और उससे पकड़ के उठाओ। मैं उस लकड़ी के ढक्कन से पिटाऊं, ऐसे कुटाई, मेरी रस्सी बांध के कुटाई हुई है। ऐसी क्या शैतानी करते थे तो? मैंने पूछा अपनी माँ से इस बार कि तुमने ऐसे मारा। तो उन्होंने कहा तुम ये सोचो, पापा चले गए हो रही, सब काम करा हुआ निकल गए, जानवर निकल गए, सब खेत में सब निकल गए, हम अकेले, और तुम गांव में घूम रहे, और तुम वापस आ रहे हो कहीं, तुम शर्ट पहन के गए, शर्ट नहीं, शर्ट है तो बटनें टूटी, पैंट है पैंट नहीं है, और जब मैं बहुत छोटा था तो पैंट वैंट भी कहीं बाहर छूट गया, और मेरे बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे मेरे पास, अभी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, बड़े बड़े बाल। तो वो गाँव की अगर कुछ लड़कियाँ बैठी हैं तो बोलती चाची तुम्हारी बिटिया आ गई जो पहली दूसरी बार आई हैं, तो वो बोलती थी बिटिया नहीं लड़का है, और हम आएंगे और ऐसे शर्माक खड़े हो जाएंगे, दिखाओ फोटो, ऐसे बरोठे के पीछे। वो मुझे बहुत पसंद है वो फोटो। ये मैं 1.5 पौने 2 साल का रहा हूँगा। ये तो बिटिया ही है। काजल देखो, चोटी बंधी है, काजल लगा, डब्बे सा मुंह खुला, so क्यूट। इस फ्रेम में बहुत फोटो खींचते हैं। ऐसी कुर्सियां हर घर में होती थी क्या? पता है मेरे पास एक फोटो है और मेरा इससे बिल्कुल विपरीत है। मैं इतनी अच्छी बच्ची थी, मैंने कपड़े भी पहन रखे दोनों हाथ में, कभी कोई शैतानी नहीं, मैं कभी नहीं पिटी हूँ मेरी माँ से, मुझे कभी डांट भी बहुत कम ही पड़ी है। मैं हमेशा बहुत वेल बिहेव्ड और बहुत ही क्यूट सी लड़की थी। गाइस, यही वो क्रीचर्स हैं जो क्लास में सबसे आगे बैठे होते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं। हाँ। और यही टीचर्स को याद दिलाते हैं, सर आपने होमवर्क दिया था, चेक करने को बोला था आज। जी, मैं बिल्कुल वही हूँ। एंड यू वुडंट बिलीव इट, मैं ऐसी एक कुर्सी पर बैठी हूँ और ये बिल्कुल मैं हूँ। और तुम तब भी पोज दे रही हो। हाँ, ऐसे बैठी। इतनी ही वेल बिहेव्ड। किसी ने कहा पोज दे दो बेटा, तो मैं पोज दे दूंगी। नहीं, मैं बहुत शैतान था। मैं अब शैतान हूँ। तो मेरी माँ मुझसे कई बार कहती है कि जो बचपन में नहीं किया, मराठी में उसको कहते हैं सबकी भरपाई कर रही है, तो उसको कहते हैं आता उट्ट काढतेस। उट्ट काढतेस, अब सबकी भरपाई कर रही है, अब भरपाई कर रही हूँ। शैतानी मैं अब करती हूँ। तो मेरी माँ ने मैं बता रहा था, तो यही बोली तुम निकल गए गाँव में भूखे, घंटों के हिसाब से गायब। तब वो सारी अफवाहें भी चलती थी, बच्चा चोरी ये वो। इनफैक्ट बचपन का जो मैंने बचपन का घर, मेरी याद का वो घर,
उसमें पहली बार जो मैंने डर रजिस्टर किया वो किया एक हाथ, उस समय बच्चा चोरी बड़ी चीज चली थी, एक हाथी वाला आया। ठीक है, अब हाथी वाले ने कुछ पैसा मांगा, कुछ मांगा, आटा मांगा, कुछ दे दिया गया, फिर उसने कहा नहीं और, तो उन्होंने कहा नहीं इतना ही मिलेगा जाओ, तो वो ऐसे गुस्से में गया थोड़ा है। तो हमारा घर है, फिर ऐसे ढलान है, ढलान से हाथी उतर रहा है, हम नीचे के एक घर में खेल रहे हैं। अब मेरी माँ को लग रहा है कि हाथी वाला हमारे बच्चे को ना उठा ले, नहीं उठाता, इतने सब गांव वाले थे, पर माँ को लग रहा है, तो वो वहाँ से आवाज़ लगा रही। तो अब मुझे माँ दिख रही है और मुझे भाग के माँ के पास जाना है, पर बीच में हाथी है। तो वो मेरा घर का नाम लेके बुला रही है कि इधर आओ, और वो हाथी है। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं, और हमने वो कहानी तब तक पढ़ ली थी कि वो एक दर्जी भैया होते हैं, तो वो हाथी को सूंड में पहले सुई चुबो देते हैं, तो हाथी गंदा पानी डाल देता है। तो मेरे को लगा मैं जैसे ही भागूंगा ना, तो वो सूंड से ऐसे पकड़ के मेरे को ऊपर चढ़ा लेगा। तो वो पहली बार ऐसा डर सा लगा। तो फिर एक गांव की दीदी थी, उनने ऐसे हाथ पकड़ के साइड से ले गई। तो मेरे सांगली वाले घर में जहाँ मैं कुछ साल रही, वहाँ दोपहर में कुछ आवाज़ें होती हैं जो जिनसे आप एक पूरा एक सराउंडिंग आपके मन में खड़ा हो जाता है। जैसे कोई चाय कहे तो आपको रेलवे स्टेशन ही याद आएगा, क्योंकि आपने वो इतनी बार सुनी है आवाज़। तो वैसे जामुन बेचने वाला आता था दोपहर में। आई लव जामुन। और जामुन बेचने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, मराठी में उसको जाम्बूड़ कहते हैं, और वो ऐसे एक लंबी सी आवाज़ लगाता है, जाम्बूड़, and it was such a haunting sound, जाम्बूड़, it was exactly like this। और वो दोपहर में आता था और मुझे इतना डर लगता था उस आवाज़ से। मुझे लगता था ये अगर घर आ गया किसी दिन तो मुझे उठा कर ले जाएगा। अच्छा, ये सुना होगा, नमक वेस्ट नहीं करना चाहिए। नमक वेस्ट करोगे तो नरक में जाके नमक के बोरे उठाने पड़ेंगे पलकों से। हाँ, ये हमारे यहाँ एक भैया काम करते थे खेत में, तो वो, और स्त्रियों की, देखो इसमें अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो मैं बोलने वाला था हमारे यहाँ दौलत की अम्मा आई, दौलत भैया की अम्मा। ठीक है, और अब दौलत भैया का भी देहांत हो गया। अभी मैं उनकी पत्नी हमारी भाभी से मिला, गांव, ये सब गांव के रिश्ते हैं। तो दौलत भैया की अम्मा आई। दौलत भैया की अम्मा मर के जिंदा हो चुकी थी। What? जी, तो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन में लास्ट पेज पे ऑबिचुरी आती है, तो वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए, बाकी को बहुत बहुत अच्छे से लिखी जाती है ऑबिचुरी। एक डॉक्टर, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, उनका देहांत हुआ। उनकी एक्सपर्टीज थी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने की। वो लोग जो पुख्ता तौर से दावा कर रहे हैं और मेडिकली भी लगा कि दे आर ऑलमोस्ट गॉन, और फिर उतना अरे पल्स आ गई, वापस आ गई। उनके लंबे इंटरव्यूज की उन्होंने क्या देखा। तो इसमें मेडिकल में बड़ी कंटेस्टेड है ये फील्ड, पर ये फील्ड है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की। और इस फील्ड के बारे में जब लोग बात करते हैं तो वो हैरी पॉटर का जो लास्ट सीन है, एक सफेद प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है प्रोफेसर डम्बलडोर, तुम्हें क्या लगता है? कुछ वैसी लोगों ने बातें कही कि आप जा रहे हो और एक जगह आपको ये कॉल लेना है कि ये लाइन पार करनी है कि नहीं करनी है, तो ये आपका चॉइस है एक पॉइंट पे। वाओ, क्योंकि उस तरफ दुख नहीं, तकलीफ नहीं है। अगर आप बीमार हैं, ट्यूब लगी, ये बहुत अच्छा वो पीस है। उसकी जरा स्क्रीनशॉट अगर हम दिखा सकते हो। पर ये सब तो बाद की बातें हैं। दौलत की अम्मा मर के जिंदा हुई थी, तो दौलत की अम्मा का क्रेजी यही था। तो वो जब आती थी तो काय डुको का वाओ फिर, और हम लला गए होते, ऐसो हतो वैसो हतो, और एक उते डुकरिया बैठी थी, मतलब एक बूढ़ी औरत बैठी थी। डुकरिया? हाँ, तो डुकरिया मतलब बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत। डोकर भी बोलते हैं कई बार बाप के लिए भी, कि अपने, मेरी माँ की बहुत गुस्से में होती ना कि हम कुछ पूछ रहे हैं, ये क्यों नहीं हुआ, हमको ये क्यों नहीं मिला, तो गुस्से में बोलती जाओ अपने डुकर से पूछो जाके। ठीक है, हालांकि अब वो मना करती कि हमने ऐसे कभी नहीं कहा। तो फिर दौलत की अम्मा बताती है डुकरिया बैठी थी, तो हमने क्या कर रही थी डुकरिया? लला बोतन बन नॉन बीन रही थी। नॉन बोलते हैं नमक को, नून नॉन, तो नॉन बीन रही थी, हाँ पलकन से। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नमक बर्बाद नहीं करना है, और बाद में पलकों से बीतना पड़ेगा।
मैं इनफैक्ट अभी मुझे महाभारत बहुत पसंद है, तो महाभारत की कहानी में वो पहली बार जिक्र आता है ना, अभी हम डॉग्स की बात कर रहे थे कि सदैव स्वर्ग जाना। पता नहीं युधिष्ठिर को पलकों से नमक बीनना पड़ा कि नहीं, पर जब ये मैं एक बार फिर से महाभारत रिवाइज कर रहा था, महाभारत में रामायण है। अच्छा। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पांडव वन में है और जयद्रथ एक राजा है, वो उसकी बुरी नज़र है द्रौपदी पे, तो वो वन में आके द्रौपदी का अपहरण करना चाहता है। ठीक है, ये वही जो सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है पार्थ, तो फिर जयद्रथ का वध होता है। तो सारे पांडव लड़ते हैं और उसको बिल्कुल तहस जान से नहीं मारते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर की, पांडवों की एक कजिन दुशाला नाम की जयद्रथ से ब्याही है, तो उनको होता है हमारी बहन विधवा हो जाएगी। पर भीम बहुत बढ़िया काम करता है, भीम जयद्रथ के सारे बाल नोच लेता है, सिर्फ 5 लटें छोड़ता है ताकि इसको हमेशा याद रहे। Okay. तो अब ये सब हो गया, अब ये लोग थके हारे युद्ध के बाद बैठे हैं जंगल में, और युधिष्ठिर कहता है कौन होगा मुझसे अभागा, ऐसे वन वन भटक रहा है। और एक ऋषि वहां से गुजर रहे होते हैं, मार्कंडेय। वो कहते हैं था एक जो जंगल में भटका तुम्हारी तरह, उसका नाम राम था। फिर ऋषि मार्कंडेय पांडवों को भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पर ऋषि मार्कंडेय कहते हैं पर फर्क था, वो अपने पिता की मर्यादा के लिए जंगल में आए, तुम अपनी गलती से आए। तुम्हारे भाई शर्त में हार के मजबूरी में आए, उसका भाई, उसकी पत्नी स्वेच्छा से आए। और उसके बाद फिर ऋषि मार्कंडेय पूरी, तो व्हेन आई फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस कि महाभारत में रामायण है, ये इतनी मजेदार चीज है ना। मैंने एक और कहानी सुनी है, ये एक्चुअली महाभारत में है या नहीं मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन कहानी ऐसी है कि भीम जंगल में घूमता हुआ एक विशालकाय इंसान से मिला जिसकी लंबी पूंछ थी, और भीम को पूंछ लांघ कर उस तरफ जाना था, क्योंकि भीम को अपनी शक्ति का बहुत गर्व था। उसने उस विशालकाय इंसान से कहा पूंछ हटाओ, और उन्होंने कहा कि हटा कर दिखाओ, और फिर उनमें कोई बात हुई और किसी तरह वो पूंछ हटा नहीं पाए, वो हनुमान, वो हनुमान थे। तो ऐसे भी रामायण महाभारत में है। इनफैक्ट जैसे हनुमान जी का जिक्र आया महाभारत में, ये मार्कंडेय ऋषि जब रामायण सुना देते हैं उसके ठीक बाद फिर भी ये खींचे हुए हैं, गुस्से में हैं, पांडव अन्याय हुआ, क्या करें। अर्जुन ये सोचता है कि युद्ध तो होके रहेगा, तो अभी टाइम पास करने से और सिर्फ कहानियां सुनने से गाइस काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो तैयारी की जाए। तो वो हिमालय की तरफ जाते हैं, और हिमालय की तरफ जाते हुए उनको एक शिकारी मिलता है, तो उनको एक व्याघ्र दिखा। ठीक है, उसको उन्होंने तीर मारा, जब पास में गए तो देखा 2 तीर लगे हैं, तो एक शिकारी आ गया, तो शिकारी ने कहा मैंने मारा, शिकारी और उसकी पत्नी भी थे, तो दोनों में बहस हो गई। तो उन्होंने कहा तुम सोच रहे हो तुम किससे बहस कर रहे हो, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूँ। तो बोले होगा भैया, तू है जंगल में डींगे हाँक रहा है। तो उसने कहा कर लो मुकाबला। तो उसने कहा चला ले तू तीर जितने चलाने हैं। तो अर्जुन यहाँ से तीर चलाए, और वो जो एक ग्रामीण वनांचल में रहने वाला व्यक्ति वो सारे तीर नष्ट कर दे। अर्जुन गुस्सा गया। तो अर्जुन पास में एक शिव जी का स्थान दिख रहा था, वहाँ गया, पूजा की, और फिर ऐसे फूल चढ़ाए, और फूल चढ़ा के जब उसने आँख खोली तो देखा कि वहाँ वो आदमी बैठा है और वो फूल उसके ऊपर चढ़े। तो तब उसको लगा ये क्या है, तो पता चला कि वो शिव जी हैं और वो शक्ति हैं, और वो इनके डिटर्मिनेशन का इम्तिहान ले रहे थे। तो फिर वो देते हैं पाशुपति महाअस्त्र। तो पाशुपति शिव को बोलते हैं, पशुओं के पति। इतना मजेदार लगता है ये। इंडस वैली में एक सील भी मिली है पशुपति की। हाँ, तो उसमें एक बैठे हुए हैं, मतलब जिसको, मेरे नाम का अर्थ पार्वती है, गिरिजा पार्वती जी। पर बहुत सारे लोग गिरजा गिरजा बोलते होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, नॉर्थ के लोग गिरजा बोलते हैं, गिरजा। और मेरी माँ का नाम पद्मश्री है, जिसे पद्मश्री कहते हैं। पद्मश्री, गिरजा। वो द म वाला नहीं बोल पाते। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper.
चिट्ठियां हमारी बेचारी हमें ताकते हुए बैठी हैं यहाँ पर। थोड़ा हम पानी भी पी लिया जाए गाइस। ये देखिए, ये मैं इनकी टाटा कॉपर की कॉपर वाली बोतल है। हम हमेशा कॉपर बहुत कहा जाता है, तुम तो आयुर्वेदाचार्य की पुत्री हो, बताओ भाई। बिल्कुल। ये तांबे के पात्र में पानी पीने की बात क्यों कही जाती है? इनने बोतल ही निकाल दी टाटा कॉपर। ऐसा कहा जाता है, उससे डाइजेशन में मदद होती है। बहुत सारी फ्री रेडिकल्स कॉपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जल लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इस पानी में, ऐसा मैंने सुना है। थैंक यू। तांबा बड़ा जरूरी है साहब। तुमने कभी पुरानी चिट्ठियां पढ़ी हैं अपने बुजुर्गों की? नहीं, तुमने पढ़ी? मेरी माँ ने मुझे एक चिट्ठी के बारे में बताया। सो मेरी माँ ने, वेरी पर्सनल, पर हम लोग घर की बातें कर रहे हैं। सो व्हेन माय मदर रियलाइज दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, है ना, भैया घर में है, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। तो माँ मेरी खूब पढ़ी, संस्कृत में मास्टर, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें अपने ढंग से सूचित किया। तो बहुत क्लियर टर्म्स में तो होता नहीं है, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो। फिर कुछ महीने बाद माँ यहाँ आ गई, तो फिर सबको पता ही है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट एवरीथिंग। और एक दिन माँ को एक आले में वो चिट्ठी ऐसी पड़ी मिली, ऐसी रखी हुई। तो मेरी माँ को लगा, अच्छा, और मेरी माँओं का क्या है कि वो पिताओं के बारे में बड़ा थर्ड पर्सन में और ईश्वर का सहारा लेके बात की। हमने सोची राम जो आदमी कितना लापरवाह है, बताओ, हमने तो चिट्ठी लिखी और ऐसी छोड़ दी। और पोस्ट कार्ड, कोई वो भी नहीं कि एनवलप ये वो, तो वैसा था। तो पुरानी चिट्ठियाँ कभी दादाजी के हाथ की कोई एक आध चिट्ठी मिल गई, कुछ पुराने कागज़ मिल गए, बड़ा कमाल का होता था। मेरे दादाजी बहुत लिखते थे, तो मेरे पास उनकी कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई उनके, और वो बहुत छोटा छोटा लिखते थे। उनका हैंडराइटिंग बहुत छोटा सा था, तो वो पता नहीं क्यों पेज बचाने के लिए वो एक रूल्ड बुक होती है, उसमें एक लाइन में दो लाइनें लिखते थे छोटी। अरे बाप रे। तो वो ही पढ़ना जाने, उसे हम तो ना पढ़ पाए। हम लोग कानपुर में थे, तो वहाँ पे हमारी बुआ जी के ससुर हमको पढ़ाते भी थे। मैं ज़िंदगी में पहली बार मेरे मन में अध्ययन के लिए चाव पैदा हुआ उन एक बुज़ुर्ग की वजह से। मतलब मैं ता ज़िंदगी उनका एहसानमंद रहूँगा। देहांत हो चुका है उनका बहुत पहले। हमेशा सफ़ेद कुर्ता पैजामा, ऐसे गांधी टोपी लगाए, अंग्रेज़ी और साइंस मैथ ये सब पढ़ाते थे। छोटी क्लास में, चौथी पाँचवीं जब मैं था, तब मैं पहली बार फर्स्ट आया। और फर्स्ट आने का जो चाव है, टॉपर, सबसे अच्छा, वो बैज मिलता था हम लोगों को शिशु मंदिर में, कक्षा में प्रथम। तो लाल रंग से लिखा होता था प्रथम, द्वितीय का हरे रंग का और तृतीय का नीले रंग का। तो जब आपके यूनिफॉर्म पे रूमाल और उस पर वो बैज लगाए ना, मतलब दुनिया जहाँ के बैजेस मिले पर वो अलग था। मेरे ये जो इस टॉपिक है ना, घर का नाम, हमारे गांव वाले घर का कोई नाम नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब कोई बाहर ऐसे बस एक गणेश जी की मूर्ति बनी है और जो ऐसी जालियाँ सी लगी हैं, उसमें भी गणपति और वो सब भगवान बने हैं बाहर की तरफ। वो सारे में बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है, फिर अंदर दरवाजे हैं। घर के कमरों के नाम है चकिया वाला कमरा। तो चकिया वाला कमरा, उसमें बड़ी सी आटा चक्की रखी थी जिसमें मैंने आटा पिसते देखा। एक आटा वाला कमरा, बड़े बड़े ड्रम उसमें आटा, घिनौची मैंने अभी बताया, गुसल खाना, तिदवारी। एक कमरा था जिसमें 3 दरवाजे थे, बाद में 2 बंद कर दिए गए। तिदवारी, हाँ, तो वो उसका नाम तिदवारी था। और वो बाद में मेरी माँ को मिला, तो मेरी माँ की गृहस्थी, लेटना, माँ की संदूक वहाँ पे थी। तो मेरे लिए तिदवारी बहुत। मेरी नानी घर में जो घुसल खाना था, उसको हम परसदार कहते हैं। परस मतलब पीछे का हिस्सा। हाँ। तो अगर वॉशरूम जाना हो तो हम कहते हैं परसा कड़े जायचं है, मतलब परस की तरफ जाना है। तो घर के पीछे बीच में एक छोटा सा एरिया, पैसेज जैसा, और उसके बाद वॉशरूम्स और बाथरूम्स उन लाइन में 2-3 बने हुए थे। घर से जुड़े हुए नहीं होते थे। आई डोंट नो आपके घर में अंदर होते थे वॉशरूम्स? पहले तो नहीं होते थे, बाहर होते थे। हाँ। तो मेरे नानी घर में मेरे पापा जब नागपुर आए पढ़ाई के लिए, मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, तो वो मेरे नानी के घर एज पीजी रहते थे, पेइंग गेस्ट। तो मेरे माँ बाप ऐसे मिले हैं, वो मेरी मम्मी के घर पेइंग गेस्ट थे। तो जब उनका अफेयर शुरू हुआ
तो फ़ोन वोन नहीं होते थे, घर में बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, घर की बेटी पेइंग गेस्ट से बात कर रही है, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं था। तो वो अपनी वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो नहाने जाने का टाइमिंग कोऑर्डिनेट करते थे दोनों ही। तो अगर जैसे माँ तैयार हो गई है तौलिया वौलिया लेकर, तो और पापा तैयार नहीं है, तो माँ कुछ काम ढूंढकर फिर से अंदर चली जाती थी, कुछ थोड़ा सा कुछ कर दे, कोई टाइम पास कर दे, तो वो आगे पीछे नहाने जाते थे। पहले में माँ जाएंगी उसी बाथरूम में, फिर वो जाएंगे ताकि वो चिट्ठियाँ एक्सचेंज कर सकें। तो वो चिट्ठी पे कुछ कुछ लिखकर आज शाम को यहाँ मिलना है, वो जो भी है प्यार की बातें होंगी, उसको नल के पाइप में फंसाकर एक जन बाहर आ जाता था, फिर अगला जाकर उसको चिट्ठी को पढ़ता था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी माँ या मेरे पापा ने एक चिट्ठी लिखी और अगला इंसान बस जाने ही वाला था कि मेरे नाना जी बीच में आए, उनको कहीं बाहर जाना था, लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं जाऊँगा, मुझे लेट हो रहा है। और यहाँ पे सस्पेंस वाला म्यूजिक आएगा। और वो अंदर चले गए और उन्होंने चिट्ठी पकड़ ली और ऐसे फिर बात खुली, फिर दोनों को सामने बिठाया गया, फिर शादी की बात हुई, फिर रिश्ते की बात हुई वगैरह वगैरह। तो वैसे अफेयर बाहर निकला उनका। तो मुझे बचपन में जब ये कहानी सुनाई थी, कभी सुनाई होगी, उसके बाद मुझे जाकर वो जगह देखनी थी कि ये वॉशरूम कैसा दिखता है मेरी मम्मी के घर वाला। तो उसके बाद जब मैं नानी के घर गई तो मैंने ऐसे मेरी माँ से जाके पूछा था, ये वाला था नहीं, ये वाला था, यहाँ रखती थी, कहाँ रखती थी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी इस बात की कि ये कहानी थी उस गुसल खाने की। ये वाला एक्साइटमेंट हमें हमारे घर में जो चकिया वाला कमरा था उसका जो विस्तार था उस जगह को लेके था, क्योंकि मैंने कहानी सुनी थी कि मेरे दादाजी को नागिन ने काट लिया। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे वो कमरा है, ठीक है, उसमें खिड़कियां हैं जो आंगन में खुलती हैं। तो मैं जब भी वहाँ जाता था तो मुझे हर बार लगता था अच्छा यहाँ दादा खड़े रहे होंगे, और एक बैग है जिसमें वो कुछ अदालत के, कुछ कोर्ट के कागज़ कुछ देख रहे हैं। उन्होंने हाथ डाला और बाहर निकाला तो वो नागिन ने उनकी उंगली को ऐसे फंसा रखा था और काट। तो उन्होंने ऐसे ज़ोर से छिटका, कुछ किया, और वो वहीं से चिल्लाए, ले सब खत्म। तो दादी मेरी पूजा कर रही थी या पूजा करने जा रही थी, तो बोले क्या होगा, काय चिल्ला रहे। उनको लगा कुछ मेल ऑफ द फैमिली, ऑलवेज अटेंशन सीकिंग, उनको कुछ चाहिए, ये होता है ना हर घर में। तो उन्होंने कहा अरे हम वो पानी ढार के आ रहे हैं, मतलब शंकर जी को पानी चढ़ा के आ रहे हैं। तो फिर वो कुछ चिल्लाए, तो फिर कोई गया देखने, तो उनने कि सांप ने काट लिया ये वो। तो मेरी दादी बड़ी शिवभक्त, और कैसे कहानियाँ बुनी जाती हैं, कैसे मान्यताएं बिल्ड होती हैं। तो मेरी माँ ये कहानी सुना रही मुझे कि दादी अम्मा ने कही कि शंकर जी अगर हमने कभू तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करी हो तो इनको जहर हमें मिल जाए जी, ठीक हो जाए। तो और फिर वो दादाजी अस्पताल गए या बंद लगता था, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं गाँव में, वो ठीक हो गए। और कहानी सुनाई जाती कि उस दिन के बाद से अम्मा की तबीयत खराब रही और फिर वो तो मुझे ये था कि हमारे घर में एक कोबरा रहता है। ये बहुत अजीब सी बात लग रही होगी ना, रहता है जी, मतलब वो ऐसा नहीं कि हमें पता हो यहाँ रहता है, पर वो हम सबको दिखा है। हाँ, बस वो ऐसे क्रॉस होते हुए बड़ा कोबरा, बड़ा घर है एक, और एक खास 1-2 कमरों के इर्द गिर्द तो हमें आंगन में चलते हुए खूब दिखा है। और उसको कभी पकड़वाया नहीं है? नहीं। कभी निकाला नहीं? नहीं, रहने दिया घर में? हाँ, वाओ, कभी किसी को नहीं काटा। तो अगली बार कोई तुमसे पूछे कोई पेट है तो फिर बोल देना कोबरा है। पेट नहीं। तो ऐसे दिखा और बड़ा, और निकल गया गांव के घर, उसमें कुछ कच्चे हिस्से कुछ पक्के हिस्से, वो सारी चीज़ें। तो मेरी माँ जब ये कहानी सुनाई ना, तो मुझे था कि मुझे वो जगह जाके देखनी जब इकलौती बार हमारे घर में सर्पदंश हुआ। उसके बाद फिर मैं एक बार घिनौची देखने गया, क्योंकि हमारे घर में कोई कार्यक्रम था, खाना बन रहा था, तो मिठाइयाँ बनी और घिनौची में बीच में जगह खाली थी, तो वहाँ परात रख दी गई। फिर कोई पानी लेने गया तो वहाँ एक नागिन बैठी थी, पर वो सबने देखा है, माँ ने, हमने, भाई ने, सबने वो। और ये कई बार गांव में कि जब तक हार में नहीं कर रहा है, जैसे गांव में सांप दिखेगा तो पहला ये नहीं होगा कि इसको मार दो, पहला निकल जाना, जीव है, रह रहा है, बहुत वैसा वाला भाव चलता है। तो अभी आप कौन सा राग सीख रहे हैं? हाँ, फिसलो मत तुम राग पर।
अभी कौन सा राग सीख रही हैं आप? अभी कौन सा राग सीख रही हूँ? जोग। जोक सुनते हैं फिर गाइस, जोक सुनते हैं। अरे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा सिंगर। अरे यार, हाँ, ये क्या तुमने बोल गुरु दिया? पूर्णिमा पे गाया भी तो था। हाँ हाँ, गाया था, याद कर रही हूँ मैं। तानपुरा। मेरे बेसिक्स क्लियर है। मैं बेच रहा हूँ पर मेरे बेसिक क्लियर है। ये कभी भी घर में कोई भी दोस्त आए जो गाना गाता हो, उसको बातों के दुष्चक्र में फंसा के एक ऐसे मोड़ पे ले आओ जहाँ पे साहब गाना गाना अपरिहार्य हो जाए। मुझे इसकी बंदिश ही याद नहीं आ रही है। एक सेकंड रुक जा। क्या गाया था मैंने? सब तो आ से ही शुरू होता है। सॉरी। छी 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 छी, ऐसा अपमान शास्त्रीय संगीत का। मेरे मन में इतना सम्मान चली है जाऊंगी मैं यहाँ से। शास्त्रीय संगीत का कि हमारी 3 पर्चियां बाकी, जब तो मुझसे हमने- गाना ही गवा रहे एक हो। और भी है कि जब हमने जिंदगी में कुछ क्यों गाने पे उतर आए हो? बातें बाकी नहीं, है। अभी तो मैं राग जोग गाना तो क्लोजिंग में है ना, क्लोजिंग में तो लोरी है, लोरी है। वो अलग है। अभी राग जोग सुनना है गाइस। पर उसका तो कोई सुनना है ना? कनेक्शन भी नहीं है। हाँ। नहीं, उनको कुछ नहीं सुनना है। सुनना है सुनना है ना। लुक एट हिज फेस, मुझे क्यों खींच रहे हो भाई? राग जोग। हाँ। मुझे सुखविंदर का वो गाना याद आ रहा है, वो कच्चे धागे फिल्म है, जोगियों को प्रेम वाला क्या रोग लग जाता है, लाख बचाएं दामन जोग लग जाता है। हाँ, जोग राग में बहुत सुंदर गाना है, ओमकारा फिल्म में। वो तो मैं नहीं गा सकती। कौन सा? ओ साथी रे, वो राग दिन जोग पर डूबे ना आंचल दिन को, जी। तेरी मेरी अट्टी बट्टी दांत से काटे कट्टी, छाँव छुए ना। हाँ, क्या लिखा है गुलजार साहब जी। राग जोग। भेद सुनाद, भेद सुनाद, भेद सुन्यारो कर दिखलावे, जो कोई गुणी तब हम जाने माने नाद, भेद सुनाद। वाह साहब, राग जोग। ये आप ये गा रही थी राग जोग, और मुझे जहाँ पे पहली बार आपने ध्वनियाँ सुनी, अपने गांव का घर याद आ रहा था, जहाँ पे मैंने चाचियों को ताइयों को ढोलक पे बन्ना बन्नी गाते, चांदनी रात बन्ना बन्नी को ले आता होगा, छोटे चाचा की शादी, वो सब देखा। और मैं जब रात हो गई, सब समेट गया, फिर मैं कभी माँ से पूछता था कि ये सब क्या है, तो बोले बेटा ये घर ऐसे ही बढ़ता है। तो मैंने कहा ये किसका घर बढ़ रहा है? तो वो बाबा दादी का नाम लेती थी, फिर मुझे कहानी सुनाती थी। तो ये भाई जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा अपनी जर्नलिज्म के दौरान, दोस्तों से पूछा, माँ बाप से पूछा। अल्ट्राटेक के हमारे दोस्त कहते हैं घर एक सोशल जर्नी है। देश भर से उनके पास घर की कहानियाँ आती हैं। तो एक तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल किया, वॉर स्टोरीज होती हैं लोगों की, कि कितनी मशक्क़त से उन्होंने घर बनाया। तो दोस्तों याद रखिए, घर एक मौका एक। ये हमको लगता भी है कि जब आदमी एक घर बनाता है उसको लगता है कि अब, क्योंकि होता है ना, घर कहाँ है, कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो जिनके पास इस सवाल का जवाब ना हो वो क्या कहें। मुझे ना दीपक तिनगुरिया ने एक बड़ा अच्छा इस पर शेर भी एक बार भेजा था कि वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी, यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। ये शहरे अजनबी में अब किसे जाकर बताएं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद आती है। ये आशु मिश्रा का शेर है। तो आप लोगों के घर की क्या कहानी है, आप लोगों के पहले घर की कहानी, उन घरों को बनाने के संघर्ष की, दुविधा की कहानी, ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये
हम एक तरफा नहीं चाहते हैं कि दो दोस्त बैठे बतिया रहे हैं। घर जैसी बातें, क्योंकि आप हमारे घर जैसे, इसलिए हम आपके सामने कर रहे हैं, कैमरे के सामने कर रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि आप कहाँ से है, तो सबसे पहले किस जगह का या किस शहर का नाम आपके जहन में आता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। बुंदेलखंड। मेरे जहन में मुंबई ही आता है शायद। चलिए अगली पर्ची खोलते हैं। तुमने वो चोर सिपाही वजीर बादशाह खेला है? हाँ, हम राजा रानी चोर पुलिस खेलते थे, पर वैसा ही। हाँ। कुआं। ये कुआं मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि मेरी पहली गंभीर कुटाई ये मैं ऐसा एक्सपोज हो रहा हूँ। मेरी गांव में, बताइए क्या किया था आपने, क्यों कुटे? मेरी गांव में पहली जो गंभीर कुटाई हुई थी वो इसलिए हुई थी कि हमारे घर में कोने में कुआं था बाहर की तरफ, हमारे घर में भी। और उस कुएं से गांव के लोग भी पानी भरते थे। एक बार अपने पड़ोस में एक लड़का था जिसकी मैं बहुत नकल करने की कोशिश करता, क्योंकि वो 6 साल का था, मैं 3 साल का था ऐसे। तो और वो कुएं के इर्द गिर्द बहुत खेलता था, और कुआं बहुत गहरा था, और पक्का कुआं था, बहुत गहरा, मतलब उसकी वो नहीं दिखती थी उस समय तक मुझे। तो वो ऐसे मुझे थूकना सिखा रहा था कि जोर से ऐसे थूक करें, कहाँ गए। तो उस सब चक्कर में एक बार कुएं में थूक गया। कुएं के आसपास खेल रहे थे और चाचा ने या किसी ने देख लिया, तो मेरे जो धोया गया। तो मैं बहुत बाद में सोचा, तो मैंने एक बार पूछा उनसे कि इतना क्यों मारा? बोले बेटा गलती अपनी है, जब आपने किया ये टूट गया, आपकी गलती है। कुआं सबका है, तुम्हारे बुजुर्गों ने बनवाया वो ठीक है, सब पानी भर रहे हैं, तो वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो मैं भाई, इनफैक्ट अभी जब मैं गांव गया तो ये हुआ कि कुएं के ऊपर का लेंटर कमज़ोर हो रहा है, तो उसको तोड़वा के ज़रा ठीक करवा दिया जाए। तो अब तो बोरिंग मशीन और जल मिशन ये सब चीज़ें हो गई, पर वो कुआं अभी भी, उसमें पानी भी है। और बुंदेलखंड में पानी की कमी थी, तो आसपास के, और तब हैंडपम्प भी ज़्यादा नहीं थे, तो वो एक किस्म की सार्वजनिकता का उत्सव भी था, जिसमें सुबह सवेरे वहाँ भीड़ लगती थी, सब खींच रहे हैं। और हमको लगता था यार जिस दिन हम बड़े हो जाएंगे ना, हमें भी ऐसे रस्सी खींचने का मौका मिलेगा। तो 3 तरफ से वो गिरडी चढ़ती थी कुएं में, 3 तरफ से खिंचाई हो रही है, तब 3 अलग अलग लोग, और कलसियों की लाइन लगी है, भर के ले जा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं। अद्भुत था। हमारे नानी घर में भी कुआं है, और मेरी माँ मुझे ये कहानियाँ सुनाती है कि वो कितने घड़े भर कर अंदर ले आती थी। और मेरी माँ बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग औरत है, अब भी है, और बहुत ट्रैवल करती हैं, कई जगह घूमती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो साड़ी पहनकर या सलवार कमीज़ पहन के नीचे स्पोर्ट शूज़ पहन के घूमती रहती हैं। तो मेरी माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनकी उम्र तक मैं इतनी स्ट्रेंथ अगर रख पाऊँ तो सही हो जाएगी लाइफ। ये आपने जिक्र किया पद्मश्री, तो ये काकी का नाम है। ये जो आपने विजुअल दिया ना, ये मैंने शादी के बाद अपनी सासू माँ, मैं उनको माँ बोलता हूँ, और हरियाणा में बहुत स्त्रियों में देखा। और ये गिरिजा इतना पावरफुल विजुअल है ना, हम अगर अपनी मम्मियों और अपनी दादियों और उस उम्र की सारी स्त्रियों के पाँव में, ये मैंने एक पॉडकास्ट में एक बार कहा भी था, स्पोर्ट शूज़ पहना दें। मतलब कई लोग बोलते हैं आप क्रांति कैसे आएगी, बराबरी कैसे आएगी? मुझे लगता है आप स्पोर्ट शूज़ पहना दो तो आएगी। कैसे? उनमें ज़्यादातर के पाँव फटे रहते हैं। उसके पीछे क्या है कि यहाँ चप्पल नहीं पहननी, वहाँ नहीं पहननी, तो बाकी हाइजीन के चक्कर में अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही हैं। उसे फिल्मों में जब वो विजुअल होता है ना कि कोई रात में बैठा हैंड क्रीम फुट क्रीम लगा रहा है, अरे सब, क्योंकि हमने तो विवाहियों के इश्तिहार देखे और अपने घरों में स्त्रियों की विवाहियाँ देखी। और तो अगर आप वो जूते पहना दोगे तो पाँव की हेल्थ अच्छी रहेगी। स्त्रियों का जूते पहनना अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। वो चप्पलें पहनती सब, शूज़, और हंसेंगी, शूज़ थोड़ी पहनेंगी। हमारी एक नानी थी, वो विदेश में रहती थी, मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार, एक बार आई थी, और वो बूढ़ी सी नानी, बड़ी प्यारी सी, और उन्होंने साड़ी पहन रखी हो, नीचे जूते पहन रखे थे। अरे नानी ने जूते पहन रखे, हमने स्त्रियों के जूते पहने नहीं देखा अपने गाँव में कहीं भी।
हार खेत में भी जा रही तो वो ऐसे चप्पल सी फंसा के, जबकि वहाँ कांटा लगने की सबकी बड़ी गुंजाइश। आप जब इनको जूते पहना देंगे, फिर होगा कि अब भाई स्पोर्ट शूज़ हैं तो चलो घूमो, तो आपको अपने मोहल्ले में पार्क चाहिए, खेल के मैदान चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए जिसमें वो जा सकें, मम्मियाँ दादियाँ खेल सकें, घूम सकें। अभी मैं मीराबाई चानू का इंटरव्यू कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो होली होती है ना, तो 4-5 दिन का ग्रामीण खेल उत्सव जैसा होता है, और मम्मियाँ और उनकी उम्र की सब लोग फुटबॉल खेलते हैं। ओह, अब सोचिए, मीराबाई चानू की खुद अपनी उम्र होगी, शी इज़ इन हर 30s, है ना, वो छोटे बच्चे हैं घर की, तो उनकी मम्मी 50-60s ही होंगी, 50-60s में फुटबॉल खेल रही हैं ना दादी, तो कितना कमाल का है। और जब उनको खेल के मैदान चाहिए तो सुरक्षा भी चाहिए, और जब वो खेल के आएंगी तो उनको भूख लगेगी और ज़्यादा, तो उनको पोषण चाहिए, तो बढ़िया उनके पोषण का ख्याल। तो प्लीज़ आप, हम सब लोग अगर अपनी मम्मियों को, दादियों को, whosoever जो भी आपकी फैमिली में है, यू आर ब्लेस्ड टू हैव देम, क्योंकि ये बहुत एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, उनकी हेल्थ का ख्याल, एजेंसी कि वो भी वॉक करने जा रही हैं, वो भी, तो उनके 4 दोस्त भी बन रहे हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में। मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों ही स्पोर्ट शूज़ पहनती हैं। वाह। और वही लड़कियां हैं जो मुझे पहली मर्तबा घर से दूर ले गई, और ये दूर मतलब 300 मीटर दूर ले गई। तो मैं अपनी माँ के बिना, खेलते खालते जब मैं गया कोलंबस बना वो अलग है, पर माँ के बिना दूर गया। क्यों? क्योंकि मैं 2.5-1 साल का था और ऊधम बहुत करता था, तो उन्होंने कहा इसको स्कूल ले जाओ। तो गांव की जो प्राइमरी पाठशाला है, तो नानी की सिली हुई एक झुरिया, उसमें स्लेट और एक अंग्रेज़ी की किताब, तो वो वही जो दीदियाँ और सब आती थी वो मुझे स्कूल लेके गई, और वहाँ पे खड़िया से छोटा से अनार, बड़ा से आम, 2 दूनी 4, वो सब किया। तो वो गांव का वो घर का कोना है, वो मुझे बड़ा याद आता है। लास्ट पर्ची, कैसे जतन से घर बनता है साहब। हाँ, और फिर उसे छोड़ना पड़ता है, घर का छूटना। Okay, I won't cry while narrating this. मेरा जब घर छूटा, और वो दादा घर भी है जहाँ पे मेरा बचपन भी था, पर घर माँ होती है, तो मेरा घर भी छूटा और मुझसे माँ भी छूटी। जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरे पेरेंट्स को समझ में आया कि साहब गांव में तो प्राइमरी स्कूल है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो शहर में दाखिला कराएं। गांव शहर से 12-13 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ ताऊजी रहते थे, तो ताऊजी के पास रह के पढ़ा मैं। तो मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा जब मैं, तब से मैं अपनी माँ से दूर रहता हूँ। तो मेरे पापा लखनऊ गए थे, वहाँ से वो एक बादामी रंग का और एक, अब मुझे पता है कि उसको सी ब्लू कलर कहते हैं, सी ब्लू कलर का के 2 चिकनकारी वाले ऐसे कुर्ते से लेके आए थे। तो मैंने वो बादामी से कलर का, मुझे पता नहीं क्यों कपड़े याद रहते हैं अपने मेमोरी में जी, हमेशा। ये मेरा मजाक उड़ाती है इस बात को लेकर कि कहीं और हम लोग वहाँ मिले वो नाटक देखने गए, मैंने कहा हाँ मैंने उस तब ये टी शर्ट पहन रखी थी, ये वाला पठान सूट पहन रखा था, ये वाला कुर्ता पहन रखा था। सबसे पहले, नहीं मुझे कपड़े याद रहते हैं, इस बात से दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वो बात आती है। इस बात से मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने उस दिन गए थे, हाँ मैंने काला पठानी सूट पहन रखा था, अरे बाकी कुछ याद नहीं है, ये जरूर याद। बिकॉज when you or anybody mentions any particular memory, तो वो ऐसा है जैसा कि आप खोज रहे हो कि मेमोरी की उस दुनिया में आप कहाँ थे, तो अब आप दिख गए। तो आप जब आप अपने आप को देखोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या पहन रखा है। पर मेमोरी तो अपने विजुअल से दिखती है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें अपने कपड़े नहीं दिखते। नहीं, मेरे केस में उलट होता है। मेरे केस में वैसा है जैसे हैरी पॉटर स्मृति बॉक्स में जाता है, स्मृति पात्र में, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पेंसिव। हाँ, तो स्मृति पात्र में तो वो अगर वो अपनी स्मृति में जा रहा है या किसी और की स्मृति में वो है, तो वो अपने आप को देख पा रहा है ना। तो जैसे हमें एक मुंबई में कैफ़े बहुत पसंद है, पृथ्वी कैफ़े, अर्थ कैफ़े जुहू में। तो अर्थ कैफ़े जैसे हमारी एक फ़ोटो है,
तो तुमने उस फोटो का जिक्र, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि वो मैंने जो वासा म्यूजियम वाली ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी। खैर, तो बादामी कुर्ता। बादामी कुर्ता मैंने पहन रखा है, जो मुझे याद है। वो गांव का घर, काले रंग का बड़ा सा दरवाज़ा, मेरी माँ खड़ी हैं दरवाजे पे, 10-11 बजे का वक्त होगा और पापा अपनी राजदूत मोटरसाइकिल पे हैं और मैं पापा, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि पीछे बैठने लगा हूँ आगे के बजाय, पर इतना छोटा हूँ कि पेट पकड़ के बैठना है या कुर्ता पकड़ के बैठना है या पैंट शर्ट जो भी उन्होंने पहन रखा है। तो मैंने वो पकड़ रखा और मैं बड़ा खुश हूँ कि पापा फाइनली मुझे मोटरसाइकिल से घुमाने ले जा रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि मम्मी भी है, तो पर वो मम्मी है ना, तो आप बीच में फंसे बैठे हो, हरकत नहीं करो, ये नहीं करो। अब मैं पीछे बैठा हूँ तो मैं दाएं भी देख सकता हूँ, मैं बाएं भी देख सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं उस खुशी की कितनी बड़ी कीमत चुकाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे माँ छूट रही है और वो ज़मीन छूट रही है। और तो मैं ऐसे, माँ खड़ी हैं और माँ की आंख में आंसू है, तो मुझे लग रहा है ये रो क्यों रही है, मैं तो घूमने जा रहा हूँ ना। क्योंकि यू ट्रिक योर किड्स, और वो ज़रूरी भी है। आप खाने के लिए ट्रिक करते हो, आप पढ़ने के लिए, तो और मैं ऐसे वो कोट से साड़ी के, और माएँ हमारी सारी स्मृतियों में वो सूती साड़ी पहने ही दिखती हैं, तो कोर से आंसू पहुँच रही हैं और मैं ऐसे खिलखिला रहा हूँ। और तब का घर छूटा, तो तमाम शहरों में घर जैसा सुकून तलाशते हैं, तमाम किताबों में, किरदारों में, गानों में, लोगों में, खाने में, बहुत सारे एहसासों में, पर वो पर छूट जाता है यार। वो हम सब लोग अपनी अपनी दुनिया में माइग्रेशन के मारे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अब पलट के देखता हूँ तो इस बात के लिए मन में अतिरिक्त कृतज्ञता भी आती है माता पिता को लेके, कि उनको ये समझ में आ गया कि सिर्फ गांव में रहूँगा तो पढ़ाई दुनिया के दरवाजे खोलेगी। तो उनकी सोच ये थी कि जो मेरा मन मुदित है, पापा की शर्ट पकड़े बैठा हूँ मोटरसाइकिल पे, कि दुनिया देखूँ, आज उड़ ही जा रहा हूँ, मज़े आएंगे, पूना होटल पे समोसा खाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उनको ये पता था कि इसको अगर दुनिया देखनी और इसके चेहरे पे चाव रहना है तो इसे पढ़ना पड़ेगा। और मेरा ये बहुत यकीनी तौर पे मानना है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं किताबों की, लोगों की, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब पिछले दिनों मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जाकिर का शो देख रहा था, उसके बाद बॉस्टन में था, हार्वर्ड MIT में घूम रहा था। क्या है, हम लोग गाँव देहात से उठ के आए हैं, पिताजी किसान हैं, शिक्षक हैं, कहाँ से कहाँ, क्यों? सिर्फ क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ अध्यापकों ने किताबों की तरफ मोड़ दिया और ये बताया कि तुम्हें कहाँ कहाँ अपने घर खोजने। तो आई नेवर फॉरगेट दैट विजुअल। तो पर छूट गया यार, घर छूटा। उरई से कानपुर पढ़ने आया तो भाषा छूट गई, क्योंकि कानपुर में खड़ी बोली बोली जाती है और उस वही सभ्यता की तमीज़ की निशानी होता है। लीजिए, खाइए, आपका शुभ नाम, ये मतलब, और हमारे यहाँ लो है ना। भाषा छूटी, पहनावा, सब चीज़ें धीमे धीमे सब छूट जाते हैं। पर शायद दैट इज़ कॉल्ड एडल्टिंग, ग्रोइंग अप, जो कुछ भी है। आई थिंक सबसे पहले मेरे नाना जी गुजरे, फिर नानी, फिर दादी, और हाल ही में 2 साल पहले दादाजी। जिस दिन मेरे दादाजी गुजरे, मुझे ऐसा पहली बार लगा कि अब घर नहीं है कोई। उस दिन ऐसा लगा अब मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगी, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सदियों से यहाँ विश्राम के लिए आ सकती हूँ। वो गया, वो इंसान गया। तो सुलाते हुए ना मेरी दादी एक लोरी सुनाया करती थी मुझे बचपन में। मैं इस कदर एडिक्टेड थी उस लोरी से कि अगर वो कहीं घूमने चली जाए, अपने मायके जाए या भाई के पास चली जाए, तो मैं सोती नहीं थी।
तो लैंडलाइन से फ़ोन किया जाता था उनको और वो फ़ोन पे लोरी सुनाती थी। ये घर जैसी बातें घर की याद करके एक रोने वाली बातें जैसा होता जा रहा है। एक बुजुर्ग कवि हैं हिंदी के, विनोद कुमार शुक्ल जी, उनकी कविता है। अब देखिए, मैं गा तो सकता नहीं इतना अद्भुत, तो मैं कविता सुनाता हूँ आपको। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलियानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। इतनी सी बात है, पोटली भर इच्छाएं हैं, पर उनको पूरा अधूरा करते करते कई बार भूल जाते हैं कि ये पोटली पीठ पर टांगी कब थी पहली बार, कब घर से निकले थे पहली बार। कोई सबक सीखने के लिए, कोई बदमाशी करने के लिए, किसी डर, किसी सुस्ती, किसी उत्साह, किसी रोमांच से दो चार होने के लिए। और जब निकले तो घर छूट गया। नए नए सिरे से उसे बनाने की, बढ़ाने की कोशिशें करते रहे। और वैसी ही एक कोशिश है ये हमारा नया प्रोग्राम जो आप हर हफ्ते देखेंगे, जिसका नाम है घर जैसी बातें। ललन टॉप एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, पर हमें लगा कि हम न्यूज़ से इतर भी बात करें। और बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, पर हमें लगा कि एक बात ऐसी हो जो यहाँ से, हिया से निकले, जिया के बच्चे के हिया से निकले। और हम और गिरिजा बहुत बातें करते हैं इनके पेरेंटिंग को लेके, करियर को लेके। हम लोग बहुत अलग अलग दुनियाओं से आते हैं जी। ये मुंबई की पली बढ़ी हैं, बहुत कम उम्र में इन्होंने काम शुरू कर दिया एज एन एक्टर, थिएटर किया, फिल्में की। हमारा बहुत उलट है, मतलब मैंने पहली नौकरी जब शुरू की तो मेरी उम्र 24 साल थी, उसके बाद से फिर काम कर रहा हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहा। हम गांव से हैं, आप शहर से हैं, तो हमें लगा कि हम दो बहुत अलग तबीयत के दोस्त हैं, तो बतियाते हैं तो ज़रा कुछ घर जैसी बातें की जाएं। थैंक यू। और बड़ी अच्छी आपने ज्वेलरी भी पहन रखी है। जी। मेरी दोस्त ने बनाई है। वाह साहब वाह। तो साहब, बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नए रूप में आपको हम दिख रहे हैं हम सब, क्योंकि ये घर जैसी बातें हैं और घरों में पर्देदारी नहीं होती। ये बातचीत आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या याद आता है, क्या कचोट की तरह या मुस्कान की तरह मानस पर छा जाता है, ज़रूर बताइए। बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब हम घर से निकल आए हैं तो स्कूलों में गए, कॉलेज में गए, उसके किस्से सुनाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि हमने आज बचपन की बात की और इतनी सारी यादें ताज़ा की, इस टॉपिक को लेकर कोई किताब पढ़ी है तुमने जो तुम रेकमेंड करना चाहोगे? एक राजकुमारी और वरुण ग्रोवर का ग्राफिक नॉवेल है। मैं उसका टाइटल भूल रहा हूँ, दीपक को शायद पता होगा। बिक्सू। बिक्सू। बहुत कमाल का वो ग्राफिक नॉवेल है। बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने गए हैं और स्कूल की कहानियाँ हैं, तो वो राजकुमारी और उन्होंने किया, बहुत कमाल का काम है वो। मुझे याद आता है हैरी पॉटर। बिल्कुल। मैं सब लोग जो भी देख रहे हैं, हैरी पॉटर ज़रूर पढ़िए। उसे सिर्फ बच्चों की कहानियों की किताब मत समझिए। हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंजुल प्रकाशन है एक हिंदी का पब्लिकेशन, उन्होंने हैरी पॉटर पूरा छापा है। मैंने अभी पिछले दिनों ही रिवाइज़ किया, तो मैंने हिंदी में पढ़ी हैरी पॉटर। और हम जब भी बातें करते हैं तब हम हैरी पॉटर में इंग्लिश में किसी चीज़ को क्या कहा जाता है, पितृदेव संरक्षणम, एक्सपेक्टो पेट्रोनम। दम पिशाचों को भगाने के लिए।
डिमेंटर्स को भगाने के लिए। प्राण भक्षी भी घबराते हैं उससे। प्राण भक्षी वो डिमेंटर्स हैं, नहीं, डिमेंटर्स तो दम पिशाच हैं। और फिर प्राण भक्षी कौन है? जो डेथ ईटर्स, वोल्डेमॉर्ट के हाँ। फॉलोअर्स है डेथ ईटर्स। हाँ, और वो श्राप जो वोल्डेमॉर्ट मारता है हैरी की तरफ, वो है मृत्यु दंशम। अवाडा के डावरा, अवाडा के डावरा तो अवाडा के डावरा से गाइस समझ में भी नहीं आ रहा। मृत्यु दंशम है ना, सूर्यवंशम, एकदम साफ समझ में आ रहा है। हाँ, एक मैं देखिए शेर की बात कर रहा था ना तो अब मुझे ऐसा लगता है आई वांट टू करेक्ट माय चाइल्डहुड मेमोरी कि एक मुस्कुराता हुआ शेर बैठा होगा और उसके हाथ में स्लेट या एप्पल कुछ होगा। नहीं, एक फिल्म है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। हमारे मेंटर हैं कमलेश जी, कमलेश किशोर सिंह जी। उनके घर पे चंडीगढ़ में मैंने ये फिल्म देखी। तो एक जो बचपन से आपने किताबों में शेर देखे हैं, लोगों से अरे शेर बच्चा है, कोई बात नहीं गिर गया, कोई बात नहीं, उठ जाओ शेर बच्चा है, चींटी मर गई, चींटी मर गई। एक तो इतनी हिंसा है शाबाशी में भी कि आप गिर गए तो अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, चींटी मर गई। चींटी को क्यों मरना है आपके गिरने के लिए? चीजों को मारा जाता है तुम्हारे यहाँ। अगर हाँ, अगर टकरा के गिर गए तो मेज को हट। हाँ, हट। अरे उसकी क्या गलती बेचारे मेज की। और वो न्याय का कंसेप्ट बड़ा हिल जाता है उसमें कि अच्छा मार के फिर हो। तो ये फिल्म है द घोस्ट एंड द डार्कनेस जी। ये मैंने कमलेश जी के यहाँ देखी और ये कमाल की फिल्म है। एक जगह ये 1996 की फिल्म है, तो मैंने इसके डिटेल्स इसलिए लिख लिए। इनको सावो मैन ईटर्स कहा गया, आदमखोर शेर। और कहानी फ्लैशबैक की है, 19th सेंचुरी का बिल्कुल लास्ट 1898 है और अफ्रीका का युगांडा वाला एरिया है और वहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रही है। अच्छा, ठीक है, तो जंगल उसके आसपास के एरियाज में रेल लाइन बिछ रही है और वहाँ एक शेर का आतंक है जो आदमखोर शेर है और वो 70 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है ज्ञात। तो फिर कई लोग कहते हैं कि 100-125 लोगों को भी मार चुका है और उस शेर को मारने के लिए शिकारी बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो शिकारी आए, उन्होंने ट्रैप लगाया, इधर गए उधर गए और जब वो मार रहे होते हैं तो एक शेर आया और अब उनको लग रहा है अब ये इतनी मशक्क़त के बाद एक शेर है और सब उस पर बंदूकें तार रहे हैं। अचानक से छत से एक गुर्राहट आती है और एक दूसरा शेर है। तो उन शेरों के बाद में नाम रखे गए द घोस्ट एंड द डार्कनेस। कि 2 शेरों के नाम थे और वो पेयर में हंट करते थे। तो आप इमेजिन करो, आप शिकारी हो और आप एक जगह निशाना साध रहे हो कि अब ये बाघ आ गया, अभी शेर आ गया और अचानक से दूसरा आ जाए। और वो फिल्म में मतलब ये थोड़ा सा स्पॉइलर दे पर वो इट्स वर्थ वॉचिंग द घोस्ट एंड द डार्कनेस। इसलिए भी क्योंकि डर से हमारा जो पहला परिचय होता है वो भी पहले घरों और पहली कहानियों में होता है। जी। जूजू आ गया, ये हो गया, वो दिख गया, क्योंकि गांव है, बिजली नहीं तो अंधेरा है, अंधेरा और वहाँ ना जाओ वो ना करो। तो ये एक फिल्म है। तो हैरी पॉटर किताब मैं कहूँगा लोग पढ़ें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हैरी पॉटर में घोस्ट को उन्होंने बड़ा मानवीकृत कर दिया। मायूस मीना है, मायूस मीना को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग मोर्टल। हाँ, मायूस मीना कितना क्यूट नाम है। और सिरकटे नवाब को क्या बोलते हैं? सॉरी, सिरकटा तो निक था, खूनी नवाब जो नाग शक्ति का था। नियरली हेडलेस निक। हाँ, ये सिरकटे निका। और खूनी नवाब, हाँ, नहीं ये तो ब्लडी बैरन। हाँ, खूनी नवाब, खूनी नवाब, ब्लडी बैरन और नियरली हेडलेस निक। तो मेरा बेटा जो है ना इस वक्त वो इतना प्राउड फील करेगा ना, बिकॉज वो ऑलमोस्ट पढ़ाई की तरह हैरी पॉटर पढ़ता है और क्योंकि मैंने फटफट ये सारे नाम बोल दिए हैं, ही इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अरे मेरे रिकमेंडेशंस ओह, आई एम सो सॉरी। मेरे पास भी रिकमेंडेशंस है, क्योंकि तुमने हैरी पॉटर कह दिया है तो उसमें मैं आई विल ऑल्सो जॉइन यू इन दैट। जिस भाषा में पढ़ना चाहे हैरी पॉटर ज़रूर पढ़े। हैरी पॉटर ने मेरी दुनिया बदल दी जब मैंने, और मैं वो जनरेशन हूँ जिसने 1 साल में रिलीज़ होकर एक किताब पढ़ी है। हाँ। तो मेरे बचपन में ही हैरी पॉटर की किताबें रिलीज़ हो रही थी, मैं स्कूल कॉलेज में थी तब मैं इसको पढ़ती थी। इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल की ही एक किताब है यासी रासा त नाम की, जो इतनी सुंदर है। तो उसका नाम यासी रासा त इसीलिए क्योंकि वो सिया सारा का उल्टा है।
जो उनकी जी। पोतिया है, हाँ जी, नॉट हाँ रॉन्ग, जी, और हाँ जी। त का नाम क्या है वो आप किताब पढ़कर देखिए। तो ये एक किताब है जो हाल ही में मुझे मेरे एक दोस्त ने पढ़ने के लिए दी थी, और जिसे पढ़कर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने विनोद जी की कविता सुनाई विनोद जी की आपको, कविता भी सुनाई, और मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला मुझे है उनको। बहुत अच्छा लगता है उनका विनोद कुमार शुक्ल की किताबें जरूर खोज के उनका पढ़िए। लिखा सब पढ़ना अच्छा लगता है। तो यासी रासा तो एक किताब है, और अगर अंग्रेज़ी पढ़ने का शौक कोई रखता हो और किसी को सिंपल अंग्रेज़ी पढ़ने में रुचि हो, तो इनेट ब्लाइटन की किताबें जो बचपन में मैंने बहुत पढ़ी है, उनकी एक सीरीज़ है फैरावे ट्री नाम की। 3 बच्चे हैं जो एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, और उन्हें एक जादुई दुनिया मिलती है, और फिर वो उसमें दाखिल होने लगते हैं, रोज़ वहाँ पे दोस्त बनाते हैं, वहाँ की कहानियाँ हैं। और इनेट ब्लाइटन की किताबें मुझे बचपन में इसलिए भी अच्छी लगती थी। ये आप लोग बचपन में पढ़ते थे ये सब? जी। तो इनेट ब्लाइटन की वो बच्चों के लिए लिखती है, ये सारी फेरी टेल्स और वैसी ही किताबें हैं, बच्चों की किताबें। हम लोग चंपक और नन्हे सम्राट और बालहंस और नंदन वाले। पर ये बिल्कुल वैसी ही किताब है, सिर्फ अंग्रेजी में है, वही थीम्स है। चंपक पढ़ी आपने? चंपक पढ़ी है, चाचा चौधरी भी पढ़ी है बहुत ज़्यादा। तो इनेट ब्लाइटन की किताबें मुझे इसलिए भी अच्छी लगती थी क्योंकि वो उसमें इतना अमेजिंग खाने का वर्णन करती थी। तो क्योंकि सब पिकनिक पे जा रहे हैं, घर से कुछ बास्केट में बांध कर ले जा रहे हैं, तो पाइज और टार्ट्स और पिंक लेमनेड और जिंजर बियर और ये सारी बहुत ब्रिटिश चीज़ें हैं, पर उनको पढ़ पढ़ के मुझे भूख लग जाती थी। और जब मैं इसको स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि कब घंटी बजे और कब टिफ़िन खाने का टाइम हो। तो इनेट ब्लाइटन की किताबें मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ये वाली सीरीज़, उनकी बहुत सारी किताबें, सीक्रेट 7 और फेमस 5 और वो सारी है, लेकिन फैरावे ट्री 3 किताबों का सेट है ये। तो ये 2 किताबें, और फिल्म्स दोनों ही मराठी है, लेकिन दोनों सबटाइटल्ड है, सो दोनों सब देख सकते हैं। एक तो है आत्मा पैम्फलेट, मुझे लगता है ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। ये एक बच्चे की जर्नी है, अपने हिस्से की दुनिया देखते हुए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कमिंग ऑफ एज, इन सब चीज़ों को इतनी सुंदर पर्सपेक्टिव से इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया कि ये फिल्म डेफिनेटली सबको देखनी चाहिए। आशीष बेंडे की, आशीष बेंडे जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी ये फिल्म। और दूसरी एक फिल्म है, वो भी एक दोस्त ने बनाई है, अविनाश अरुण ने, जिसका नाम है किल्ला। हाँ। ये जो सारी बातें हो रही थी, घर से थोड़ी दूर जाना, एक नई जगह को एक्सप्लोर करना, ऐसा लगना कि घर से बहुत दूर आ गए हैं और बहुत थ्रिलिंग भी लग रहा है, ये सारी चीज़ें विजुअली बहुत सुंदर तरीके से किल्ला में दिखाई जाती है, अलॉन्ग विथ माइग्रेशन, क्योंकि वो माँ बेटा, जब जिक्र हो रहा था तब भी याद आ रही थी। बिल्कुल। तो वो माँ बेटा एक नए शहर में आते हैं, माँ अपनी अमृता सुभाष ने वो रोल प्ले किया था, अपनी हिस्से की चीज़ों से जूझ रही है, और उसका एक छोटा बेटा भी है, और वहाँ उसकी दोस्ती होती है लोगों से। वो बहुत सुंदर फिल्म है। तो आत्मा पैम्फलेट, किल्ला, इनेट ब्लाइटन की फैरावे ट्री और यासी रासत, तो ये मेरी रिकमेंडेशंस। आपने तालाब की बात कही है, मैं बात ख़त्म भी करनी है, वो भी घंटी बज गई है। मेरा घर तब नहीं छूटा जब मेरा घर छूटा। मेरा घर तब छूटा जब दूसरी बार मैं घर से निकला, तो आप बोला था अच्छा आप घर से जा रहे हो, आप दुखी, फिर तालाब आता है गांव के रास्ते में। जब तालाब क्रॉस होता है ना, और जाते हुए तालाब आ गया मतलब घर आ गया, और लौटते हुए में तालाब छूट गया मतलब घर छूट गया। बहुत बाद में एक फिल्म आई ज़ख्म में बहुत सुंदर पोइट्री है। तो वो एक पोइट्री है ज़ख्म में, माँ ने कहा जो छाए घटा तो बरसे पानी, ये पानी मगर आंखों में क्यों आ गया, बादल कहाँ छा गया। तो सुलाते हुए ना, मेरी दादी एक लोरी सुनाया करती थी मुझे बचपन में, और फिर मैं सोती थी। सुनाइए साहब। तो ये लोरी इंटरेस्टिंग है, मराठी में है, लेकिन ये कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल ऐसे कि इसमें आप बच्चे का नाम ले सकते हैं, और अगर जेनरिक है तो फिर आप बाड़ मतलब बच्चा। तो ये लोरी सिर्फ मेरे लिए होती थी क्योंकि उसमें मेरा नाम था। ये गतु गगाई गिरिजाच्या डोळिया, घालू ग पाळणिया अंथरुण अंगाई।
गाई ग गाई 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 ग गेल्या राना, कावडी दूध आणा बाळासाठी अंगाई. गाईचा गोवारी म्हशीचा खिल्लारी, गिरिजाचा कैवारी नारायण अंगाई. गाई गाई म्हणूनी गिरिजाला निजवू, वाटीत निववू दूध भात अंगाई. ये ग तू ग गाई बाळाच्या नोळिया, घालू ग पाळणिया अंथरुण